अपने इस प्रोग्राम के सेकंड जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर संजीत जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। और जी ठीक है सर, आप कैसे जी हैं? जी जी, सब बढ़िया सर। डॉक्टर संजीत जी का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये बहुत ही जो है कैपेबल पर्सनैलिटी है, डायरेक्टर अमिल जो अपनी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट टीम में भी है। और सर जो है अपने क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने बी फार्मा, डी फार्मा और पीएचडी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने कंप्लीट की है। और वो भी विशेष करके इनका जो फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री इनका मुझे लगता है पसंदीदा सब्जेक्ट है इनका। और कई सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स सर ने जीत रखे हैं। उन्होंने मार्केटिंग जो है एक्सीलेंस अवार्ड जो है सर को मिल चुका है। और ऑनर्स भी सर को इनमें मिला है, ऑनर्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल कॉन्फ्रेंस नीमा में सर को सम्मानित किया जा चुका है। और जो अपने विशेष करके जो भारत और अमेरिका के बीच में एक कोलैबोरेशन जो सक्सेसफुली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन बिजनेस मीट ऑफ इंडो अमेरिकन वेलनेस कॉन्क्लेव, इसके लिए तो बहुत सारी सर की जो है खूबियां हैं। उन सब के लिए सर को जो है मैं हार्ड वर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको सुनने के लिए सर हम लालायित हैं और सर का स्वागत करता हूँ और सर से निवेदन करता हूँ कि आप अपना मोस्ट वैल्यूएबल लेक्चर हम लोगों के सामने प्रेजेंट करें। डॉक्टर संजीत जी प्लीज। नमस्कार नमस्कार सभी को। देवेंद्र जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सभी विश्व आयुर्वेद परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी डॉक्टर, सभी वैद्य को मेरा हार्दिक नमस्कार। थैंक यू एवरीवन फॉर here listening today, and thank you very much for providing me the opportunity to speak among the august gathering. And I'd like to already Dr. Devendra has introduced me, and जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी को लेकर के है। और ड्रग डिस्कवरी में जहां तक मैं बताऊं कि जहां तक मैंने बी फार्म, एम फार्म और पीएचडी करी, तो मैं आपको बता सकता हूं मैंने अपनी एम फार्म में जो मास्टर्स इन फार्मेसी मैंने करी थी, तो उसमें मैंने एक एंटी एक्ने जेल बनाया था। तो उसका मैंने जब मास्टर्स में प्रोजेक्ट लिया था, तो मैंने अपने गाइड से बात करी कि मैंने इस पे काम करना है, एक्ने पे काम करना है, उस पे जेल बनाना है। तो मेरा गोल बहुत क्लियर था, तो वो मैंने क्लियर बनाया। और वो आज मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को कि मैंने आज वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी कर चुका हूँ। जो जर्नी रही पिछले 9 सालों की, तो उसमें मास्टर्स में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि जो हम लोग रिसर्च में काम करें उसको मार्केट में लेके आए। क्योंकि जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो भी ड्रग डिस्कवरी है, मेथोडोलॉजी है, आखिरकार वो मार्केट में आए और लोगों को उसका बेनिफिट मिले, लोगों को उसका फायदा हो, तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए रहता है। और मेरा वही लक्ष्य था और उसी लक्ष्य के साथ मैंने उसको अंजाम दिया। तो उसमें आज वो मार्केट में एंटी एक्ने जेल हम लोग उसको कर भी रहे हैं प्रमोट, एंड वो मार्केट में है, तो ये बहुत अच्छी है। फिर हमने पीएचडी में मैंने अपना किडनी के ऊपर करा सारा काम, जो कि किडनी डिजीजेस के ऊपर मेरा था कि हर्बल ड्रग से कैसे हम लोग किडनी डिजीजेस के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि रिवर्स करे नेफ्रोटॉक्सिसिटी को और नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी हो। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स थे मेरे जो मैंने जिसमें काम करा। तो आज जो मेरा सेशन है, तो मैं आपको सबको आई होप कि अच्छा लगे। आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन। कैन आई गो अहेड सर? Yes, sir. You are co-host now. You can share, sir. Okay, sir. So the topic today, which has been allotted to me, is introduction to the latest trends in the drug discovery and drug development. And in the ancient time, most of the drugs used in the treatment disease were derived from naturally occurring substance from plant origin है, opium from poppy, quinine from cinchonine and digitalis from foxglove। ये एक बहुत एग्जांपल्स हैं जो कि पहले जो रिसर्च हुआ करती थी, जो पहले ड्रग डिस्कवरी हुआ करती थी। तो ये हमारे सामने बहुत बड़े एग्जांपल रह चुके हैं। प्रेजेंटली द मेजॉरिटी ऑफ द न्यू थेरेपेटिक्स एजेंट्स आर सिंथेटिक इन नेचर, एंड ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इज complex, time consuming, and it is very costly, as we all know, which carries commercial risk also. Drug discovery and development is broadly divided into 3 main components: drug discovery, preclinical evaluation, and clinical trials.
In the past, most drugs have been discovered either by identifying the active ingredient from traditional remedies or by serendipitous discovery. But now we know diseases are controlled at molecular level and physiological level. Also, shape of a molecule at atomic level is well understood. So this is the history of drug discovery, which is there was an era which was pre-1919 where herbal drugs were the major part of the drug discovery, and after that in 1920s 30s vitamins and vaccines were the major part of the research, from where people were researching and developing new vaccines. 1940 was the antibiotic era, when the antibiotics research had started, and R&D boost due to World War II was there. So that era was very important with respect to the discovery of the antibiotics, जहाँ पे antibiotics बड़े सारे देखने मिल जो डेवलपमेंट होने को मिले थे. 1950 जो 1950 न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवरी ऑफ डीएनए हुआ था कि डीएनए लेवल पे भी जाके ड्रग डिस्कवरी, जो डीएनए लेवल पे टारगेट करके ड्रग डिस्कवरी भी हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद 1960s में ब्रेक थ्रू इन इटियोलॉजी, जहाँ पे हम लोग देखते थे कि डिजीज की क्या इटियोलॉजी है, और वहाँ पे उस इटियोलॉजी को देखते हुए कैसे हम लोग ड्रग्स को वहाँ पे जाके टारगेट कर सकते हैं. देन 1970s में राइज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और आईटी का भी बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे कंप्यूटर से लेके जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए ड्रग डिस्कवरी को अंजाम दिया जाने लगा. 1980 की अगर हम बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ ड्रग डिस्कवरी होने लगी, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स एंड कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च जहाँ तक चल रही थी. 1990s वाज द एरा ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. और अगर हम अभी लेटेस्ट बात करें तो आज की डेट में जीन लेवल पे बात करें, या फिर हम सेल लेवल पे बात करें, सेल लाइंस के ऊपर बात करें, डीएनए लेवल पे बात करें, तो आज की डेट में जो रिसर्च चल रही है वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड है. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिस्कवरी. एंड अभी अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and Ministry of Chemicals and Fertilizer have major regulation of IPM, and NDA must be submitted to DCGI. अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन ड्रग डिस्कवरी की अगर हमें करनी हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं. NDA must be submitted to the DCGI. Phase 3 studies have to be reported to the CDL, जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कलकत्ता में. पैकेज इंसर्टेड बाय अप्रूव्ड बाय DCI एंड मार्केटिंग अप्रूवल फ्रॉम FDA. तो अभी जो ये ड्रग डिस्कवरी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस तरीके से है. और अगर हम बात करें ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट टाइम, सो बेसिकली यहाँ अगर हम देखें कितना टाइमलाइन लगता है, क्या ड्रग डिस्कवरी का प्रोसीजर है. 10,000 कंपाउंड्स अगर हम देखें, शुरू में हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं कि जहाँ से हमें एक चुनना होता है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है. 10,000 कंपाउंड से ज़्यादा हमारे पास होते हैं, जहाँ पे हमें देख सकते हैं जो पोटेंशियल हैं, और वहां से लेकर के फिर हम उनको 10,000 से 250 पे लेके आते हैं कि 250 कंपाउंड्स को स्क्रीनिंग करते हुए कि कौन से 10,000 में से कौन से बेस्ट हैं 250. उसके बाद वो करते करते हमें 6.5 साल लग जाते हैं. तो मतलब बेसिकली दैट कंप्राइजेज ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी चाहता है, जो हम 10,000 से 250 पे आते हैं. उसके बाद हमें 250 को स्क्रीन करना होता है. 250 से फिर हम 5 कंपाउंड्स पे आते हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल तक जा सकते हैं. ये क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज है इट टेक्स अराउंड 7 years, एंड देन FDA रिव्यू करता है, एंड देन 1 FDA अप्रूव्ड ड्रग. तो दिस इज द मॉडर्न सिस्टम जो अभी आज की डेट में मॉडर्न सिस्टम ऑफ ड्रग डिस्कवरी है, वो इस तरीके से है. और वहाँ पे अभी हम देखें तो 14 से लेके 15 साल लग जाते हैं एक ड्रग को मार्केट में आते आते FDA अप्रूवल होते होते. सो ड्रग डिस्कवरी मेथड्स की अगर हम बात करें तो रैंडम स्क्रीनिंग सबसे पहला है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर डिजाइनिंग, ड्रग मेटाबोलाइट्स एंड सेरेंडिपिटी. सो दीज आर द ड्रग डिस्कवरी मेथड्स जो कि आज की डेट में इसमें फॉलो हो रहे हैं और जो ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत वाइटल है. तो अगर हम इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जिसमें सबसे पहले हमें टारगेट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस टारगेट को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे एमफार्म में मेरे को क्लियर था कि मेरे को एक्ने को टारगेट करना है. दिस इज माय टारगेट. एक्ने में मेरा बैक्टीरिया प्रोपेनिया बैक्टीरियम एक्नेस था. सो दैट वाज माय मेजर टारगेट. सो टारगेट सिलेक्शन, क्या वो सेलुलर है, क्या वो जेनेटिक है. उसके बाद फिर जीनोमिक्स तो नहीं है क्या, प्रोटियोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा. लीड डिस्कवरी है, फिर उसके बाद एक लीड है कि हमारा क्या कंपाउंड को लेकर के हम उसको टारगेट करेंगे. पहले टारगेट, देन फिर लीड कंपाउंड. वो एक केमिकल मॉइटी भी हो सकता है, वो एक प्लांट डिराइव्ड भी हो सकता है, वो एक हमारा
आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है। सो उसकी सिंथेसिस एंड आइसोलेशन, फिर उसमें कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का उपयोग करते हुए ऐसे डेवलपमेंट करे जाते हैं कि उसको हम अगर आगे लेके जाएंगे तो उसके ऊपर हम उसकी क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऐसे डेवलपमेंट होता है। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, ये भी लीड डिस्कवरी के एक पार्ट है। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाती है, फिर लाइब्रेरी डेवलपमेंट है, उसके अंदर SAR स्टडीज है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेटेड स्टडीज की जाती है कि उसके अंदर अगर कोई फाइटो कंपाउंड है तो उसके अंदर ऐसा क्या मॉइटी है जिसकी वजह से वो एक्शन हमारे को मिल रहा है, उसकी स्टडीज होती है। फिर इन सिलिको स्क्रीनिंग होती है जो लेटेस्ट आज की डेट में चल रहा है। फिर देन केमिकल सिंथेसिस। सर इसके बाद इन विट्रो स्टडीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग एफिनिटी एंड सिलेक्टिविटी, सेल डिजीज मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर मोड ऑफ एक्शन को पता लगा जाता है कि क्या मोड ऑफ एक्शन से वो काम कर रहा है। लीड कैंडिडेट रिफाइनमेंट है, फिर उसके अंदर से जो हमारे इतने सारे कंपाउंड्स हैं उसमें से कौन सा हमारा कैंडिडेट लीड है उसकी रिफाइनमेंट हम लोग करते हैं। देन कम्स इन वीवो स्टडीज, एनिमल मॉडल्स ऑफ डिजीज स्टेट्स, behavioral studies, functional imaging, ex vivo studies, which will be explained in depth in the next upcoming PPTs, and then clinical trials and therapeutics. So ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि टारगेट सिलेक्शन से लेकर के लीड डिस्कवरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन विट्रो स्टडीज, इन वीवो स्टडीज, एंड देन फाइनली क्लिनिकल ट्रायल्स एंड थेरेप्यूटिक्स। टारगेट सिलेक्शन पे अगर हम बात करें तो टारगेट सिलेक्शन इन ड्रग डिस्कवरी इज डिफाइंड एज द डिसीजन टू फोकस ऑन एंड फाइंडिंग एन एजेंट विद अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्शन दैट इज एंटिसिपेटेड। यहाँ पे हमें एंटिसिपेट करना पड़ता है टू हैव थेरेप्यूटिक यूटिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। टारगेट आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर टारगेट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डिजीज प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर हम बात करें आरए की, रोमेटाइड अर्थराइटिस है तो रोमेटाइड अर्थराइटिस में आरए फैक्टर के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कितना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के ऊपर हम लोग नजर रखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, अगर हमारे को आरए के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई ड्रग बनाना है, कोई ड्रग डिस्कवरी करनी है, तो उसके लिए हम लोग पहले टारगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि रोमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर हमें टारगेट क्या करना है, क्या मोड ऑफ एक्शन से काम करेगा। हमें पता है कि रोमेटाइड अर्थराइटिस में हमारे पास बहुत सारे हब्स हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे हब हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन वो किस स्पेसिफिक साइट पे जाके काम करेंगे, ये शुरू में हमें ड्रग डिस्कवरी के टाइम पे एंटिसिपेट करना पड़ता है कि ये शायद इस लेवल पे जाके काम करेगा, उसको फिर हम आगे जाके इसको वेरीफाई करते हैं। टारगेट वैलिडेशन टू प्रूव दैट मैनिपुलेटिंग द मॉलिक्यूलर टारगेट कैन प्रोवाइड थेरेप्यूटिक बेनिफिट फॉर द पेशेंट्स। तो ये टारगेट सिलेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करें तो बायोकेमिकल क्लासेस ऑफ ड्रग टारगेट्स, हम इसमें अलग अलग तरीके हमें टारगेट, जैसे मैं कह रहा हूँ हमें कहाँ करना है। हाँ, एक तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे 45% ऑफ द ड्रग कैन बी टारगेटेड टू द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम्स 28%, ज्यादातर आप देखेंगे कि जैसे अगर हमारा कोई लिवर के लिए अगर हम कोई ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं तो SGOT, SGPT लेवल्स, वी ऑल नो दैट दे आर द एंजाइम्स व्हिच आर रेज्ड इन द लिवर डिसफंक्शनिंग। तो यहाँ पे हम लोग वो एंजाइम को टारगेट करेंगे कि SGOT, SGPT पे जाके क्या काम करेगा। एंजाइम्स 28% ऑफ द उसमें हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हार्मोन्स एंड फैक्टर्स यहाँ पे 11% है, जहाँ पे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या हमारा वो टारगेट है तो हम लोग उस पर भी जाके, जहाँ पे हम बात करें, जो हमारा कचनार गूगल है, जो हमारा को हम लोग जो अगर कोई रिसर्चर्स सुन रहे हैं जो हमारे आयुर्वेद से जुड़े हों, तो कचनार गूगल का हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पे जाके हमारा T3, T4, TSH पे जाके काम कर रहा है। ये हम लोग कर सकते हैं। 11% तक का उसका कंट्रीब्यूशन है। फिर आयन चैनल्स होते हैं 5% तक, फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर है 2% तक। टेक्निक्स ये हैं, ये मतलब ये हमारे टारगेट सिलेक्शन है। मतलब हम लोग यहाँ पे ये तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जब ड्रग डिस्कवरी का फर्स्ट पार्ट है ये, उसमें भी फिर हम लोग अगर आप इन डेप्थ जाएं तो सेलुलर एंड जेनेटिक टारगेट्स हो सकते हैं, which involves the identification of the function of a potential therapeutic drug target and its role in disease process. For small molecule drugs, this step is in the process involves identification of the target receptors or enzymes, whereas for some biological approaches, the focus is at the gene or transcription level. Drugs usually act on either cellular or genetic chemicals in the body known as targets,
which are believed to be associated with the disease. So scientists use a variety of techniques to identify and isolate individual targets to learn more about their functions and how they influence the disease. Compounds are then identified and that have various interactions with the drug targets that might be helpful in the treatment of a specific disease. तो हम genomics की बात करें अगर, तो ये टारगेट सिलेक्शन के अंदर हम बात करें सेलुलर एंड जेनेटिक टारगेट्स हैं, फिर genomics and the study of genes and their functions. So genomic वही है, genomic aims to understand the structure of the genome, including mapping genes and sequencing the DNA, seeks to exploit the findings from the sequencing of the human and other genomes to find new drug targets. Human genome consists of a sequence of around 3 billion nucleotides, the A, C, G, T bases, which in turn probably encode 35,000 to 50,000 genes. Proteomics की अगर बात करें, it is a study of the proteome, the complete set of proteins produced by a species using the technologies of large-scale protein separation and identification. It is becoming increasingly evident that the complexity of biological system lies at the level of the proteins. जहाँ की अगर हम बात करें, अभी बहुत इंटरेस्टिंग आपसे इसमें शेयर करूँगा, ये अभी हमने करा भी, मैं आपको इसमें लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। जब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आयुर्वेद में हर कोई ये बताता है कि जैसे वायरल आया, कोविड आया, कोविड का सबसे ज्यादा सब लोगों ने कॉमन चीज एक ही बोली, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, वैद्य हों, सबने एक ही चीज बोली कि भाई आपको प्रोटीन रिच डाइट जरूर लेनी है जितने कोविड पेशेंट्स हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट क्यों लेनी है? प्रोटीन रिच डाइट इसलिए बोला क्योंकि उसका हम लोग मतलब नहीं निकाल पा रहे थे, अभी तक कोई नहीं समझा पाया। मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट जो हमारे गट में, जहाँ तक जितने भी हमारे आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो गट सिस्टम पे जाके बहुत अच्छे से काम करती हैं, और वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले लोग उसके लिए हमें हमेशा ही बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं, लेकिन उससे कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं वो लोगों को नहीं पता। तो अगर हम आपको बात बताएं कि एक गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गैल्ट एक टिश्यू होता है जहाँ पे अमीनो एसिड जाके काम करते हैं। अमीनो एसिड्स जैसे आर्जिनिन है, ये सारे अमीनो एसिड्स वहां पे जाके काम करते हैं और गैल्ट को एक्टिवेट करते हैं। अब ये गैल्ट क्या है? गैल्ट मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सर, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू एक ऐसा है जो कि ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर किसी ने बोला कि इम्यूनिटी को एनहांस करना है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, लेकिन वो कैसे है इम्यूनोमॉड्यूलेटर ये कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन मैं बताऊं आपको, हमने जब हर्बल ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया अभी लेटेस्ट इसी साल, तो हमने ये देखा कि जो ये हर्बल ड्रग्स कैसे काम कर रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो वो पता लगा कि भाई जैसे हम प्रोटीन रिच डाइट लेने को भी बोल रहे हैं, तो अमीनो एसिड्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन ओनली। तो वो अमीनो एसिड्स आर्जिनिन है और बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि इस गैल्ट को जाके एक्टिवेट करते हैं, और इंटर्न ये गैल्ट जो है, गैल्ट मींस गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हमारे गट लाइनिंग पे होता है, पेट की लाइनिंग पे ये सेल्स होते हैं, ये टिश्यू होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये हमारे फेगोसाइटोसिस जो है इसको हमारे एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड करता है। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टडी है जो कि हमारे, और फिर हमने ये पता लगाया कि हमारे मोरिंगा में, जैसे सिगरू, सहजन जिसे कहते हैं, मोरिंगा ओलिफेरा, जो कि अमीनो एसिड रिच है, कितना अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी, और मेथी का जो इतना अच्छा रोल बताया गया है, इसके अंदर भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो मेथी और मोरिंगा, सहजन जिसे कहते हैं, ये दोनों ही हमने देखा कि ये अब हमारी जो स्टडीज आगे चल रही हैं, जो हम लोग स्टडीज करा रहे हैं कि इसके अंदर ये गैल्ट पे जाके कैसे काम करता है, कितने परसेंटेज इसको एक्टिवेट करता है, और फिर ये कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो हम लोग सिर्फ, अगर हम आज आयुर्वेद को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ हम लोगों को ये नहीं बोल सकते कि इम्यूनिटी बढ़ाएगा या इम्यूनोमॉड्यूलेटर, तो कैसे बढ़ाएगा, तो उसका भी हम उस लेवल पे जाके रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, और ये वही है ड्रग डिस्कवरी का पार्ट जिसमें मैं बता रहा प्रोटियोमिक्स को यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो एट द प्रोटीन लेवल दैट disease processes become manifest, and at which 91% drugs act. Therefore, the analysis of proteins will be utmost importance to target discovery.
उसके बाद आता है जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं अभी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स extensive analysis of biological data using computers for the purpose of enhancing biological research. It plays a key role in various stages of the drug discovery process, including target identification, computer screening of chemical compounds, and pharmacogenomics. तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे टारगेट सिलेक्शन में। तो हमारा आप देख सकते हैं कि पहला टारगेट सिलेक्शन था। उसके बाद हमने टारगेट एक बार डिसाइड कर लिया कि हमने यहाँ पे इस टिश्यू पे या इस एंजाइम पे जाके हम लोगों को जरूरत है एक्शन की अकॉर्डिंग टू द डिसीज विच वी आर वर्किंग ऑन और एनी अदर टारगेट। उसके बाद हम लीड डिस्कवरी पे आ जाते हैं कि हमारा जो लीड है या फाइटो कंपाउंड है या फाइटो मॉलिक्यूल है वो किस पे काम करेगा। Identification of small molecule modulators of protein function, the process of transforming these into high content lead series। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ गया सिंथेसिस एंड आइसोलेशन। सिंथेसिस एंड आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, इन विट्रो केमिकल सिंथेसिस एंड बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट। सो पहले है कि हमारे पास मिक्सचर है, उसको हम लोग इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, फिर इन विट्रो केमिकल सिंथेसिस उसकी करते हैं कि क्या वो हम लोग इन विट्रो में मतलब लैब में इसका हम लोग क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, फिर बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स इसके क्या बन सकते हैं। तो ये हमारी सिंथेसिस एंड आइसोलेशन का पार्ट होता है। इसी में अगर हम बात करें, अगर हम हर्बल ड्रग को लेके बात करें यहीं पे, तो हर्बल ड्रग के ऊपर आ गया हमारा कि हमारा जो ड्रग की सिलेक्शन है, फिर उसकी हम लोग पाउडर करते हैं, उसके बाद उसके हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद उसके हम फ्रैक्शनेशन करते हैं, फ्रैक्शनेशन के बाद उसके अगर हम लोगों को और अगर प्योरिटी पे जाना है तो हमारी प्योरिटी के लेवल्स पे जाकर हम लोग उसको फिर हमारी क्रोमेटोग्राफी से हम लोग उसको और सेपरेट आउट करते हैं। सेपरेट आउट करने के बाद फिर हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग उसका हम लोग आगे डिस्कवरी में यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंथेसिस एंड आइसोलेशन यहाँ पे मॉडर्न मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर हमारा कोई भी एक हर्बल ड्रग डिराइव्ड एक्सट्रैक्ट, फ्रैक्शन या फिर एक उसका प्योर कंपाउंड भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की बात करते हैं, रैपिड सिंथेसिस ऑफ और कंप्यूटर साइमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स। इसके अंदर हम लोग सर्च करते हैं न्यू लीड्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टारगेट एफिनिटी एंड सिलेक्टिविटी एंड एडीएमई एज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रॉपर्टीज उसकी हम लोग देखते हैं, रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड एलिमिनेट साइड इफेक्ट्स। सो ये हम लोग पहले ही करके देखते हैं कि क्या ये कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं कॉज करेगा, क्या इसकी एडीएमई हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल इनिशियल फेजेस ऑफ द लीड डिस्कवरी। फिर हम लोग उसके एसे डेवलप करते हैं, यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कंपाउंड्स की कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा कम, और एवेलुएट करते हैं कि एक्सप्रेस्ड प्रोटीन टारगेट्स, एंजाइम ऑब्लिक सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। तो ये हम लोग ऐसे डेवलप करते हैं कि कौन मतलब उसको आगे हमें अगर लेके चलना है रिसर्च में तो हमें उसके लिए क्वांटिफिकेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उसके हम एसेज डेवलप करें। फिर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग टारगेट अगेंस्ट सिलेक्शन ऑफ केमिकल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाईली टारगेट स्पेसिफिक कंपाउंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द इमेज डिपिक्टिंग हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। तो हम लोग इसमें अलग अलग कंपाउंड्स को लेकर स्क्रीनिंग करते हैं। Then next is first was target selection, lead discovery, then is medicinal chemistry. It is a discipline of at the intersection of synthetic organic chemistry and pharmacology, focuses on small organic molecules and used in drug discovery, lead optimization, process chemistry and development. So ये more of concern with the modern medicine के साथ ही concern है। जो आज की डेट में रिसर्च या ड्रग डिस्कवरी चल रही है उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले उसमें लाइब्रेरी डेवलपमेंट है, कलेक्शन ऑफ स्टोर्ड केमिकल्स अलोंग विद एसोसिएटेड डाटाबेस, असिस्ट इन हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, हेल्प्स इन स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग टारगेट कि हमारा जो मेजर टारगेट क्या है, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन SAR स्टडीज हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द फार्माकोफोर। So basically the pharmacophore is the precise section of that molecule that is responsible for the biological action activity. So basically कौन सा part of the molecule chemical compound is responsible for that precise pharmacological action, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग SAR studies करते हैं that enables
टू प्रिपेयर मोर एक्टिव कंपाउंड, ताकि हम लोग आगे ये भी पता लगा सकें जब हम लोग आगे डिस्कवरी में जा रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं कि क्या वो केमिकल मॉइटी इंटैक्ट रह रही है आगे या नहीं। अगर वो रह रही है तभी तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंटैक्ट रहेगा। एंड अलाउ एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव फंक्शनैलिटी। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे और भी उसके साथ हमारे कंपाउंड में ये और भी चीजें होती हैं, तो उसको भी एलिमिनेट करने में ये हेल्प करता है ताकि एक्सेसिव फंक्शनैलिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकें। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मॉर्फिन मॉलिक्यूल। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये अमीन ग्रुप है, इसकी वजह से ये एक्शन जो इसका आता है जो मॉर्फिन का है जनरली। Then comes in silico screening, computer simulated screening of chemicals. अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मॉडल्स मतलब जो है ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे एफिनिटी हम लोग चेक करते हैं कि किस कंपाउंड की, किस फाइटो कंपाउंड की कितनी एफिनिटी है किस एंजाइम पे जा करके। इट हेल्प्स विदाउट डूइंग एनी, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि ड्राई रिसर्च हम कह सकते हैं इसको। हेल्प्स इन फाइंडिंग स्ट्रक्चर्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बाइंड टू द ड्रग टारगेट। तो जो स्ट्रक्चर के अंदर कौन से ऐसे वो कंपाउंड हैं दैट आर मोस्ट लाइकली टू बाइंड टू द ड्रग टारगेट। जैसे अभी ये हम बात करें कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिशन गाउट के लिए एंड यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया में मेजर टारगेट है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो हम लोग जैसे अभी मैं बताऊं जिसमें किडनी के ऊपर हम लोग ने काम किया पीएचडी में मैंने, तो उसके अंदर सबसे मेजर था कि हम लोग जो हमारे जो चारों हर्ब्स थी, पुनर्नवा था, बोराविया डिफ्यूजा, वरुण था, निरम्बो न्यूसिफेरा था कमल, और रेवन चीनी थी। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की इसके अगेंस्ट एफिनिटी चेक करी कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को क्या वो इनहिबिट करेगा। ये आगे एनिमल मॉडल्स पे या फिर ह्यूमन मॉडल्स पे जाने से पहले ये इन सिलिको स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। क्या हमने टारगेट सिलेक्शन किया, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, और वो मोड ऑफ एक्शन पे जो एंजाइम है एक्चुअली ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को हमने इनहिबिट करके यूरिक एसिड लेवल को कम करने का हमारा पर्पस था कि क्या ये यूरिक एसिड को कम करता है। यूरिक एसिड कम करेगा तो हाइपर यूरिसीमिया, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से हाइपर यूरिसीमिया भी क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए जहां रिस्पॉन्सिबल है हाइपर यूरिसीमिया, तो हम लोगों ने इसके अंदर ये देखा कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो कि एक एंजाइम है जिससे यूरिक एसिड बनता है ज़्यादा, तो वो उसको फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन को यूरिक एसिड के। तो यूरिक एसिड का यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि भाई क्या एफिनिटी आ रही है हर्बल ड्रग के रिलेटेड। तो यहाँ पे पुनर्नवा, रेवन चीनी सब हम लोगों ने देखा। तो इसके अंदर हमारे जो एक्टिव कंपाउंड थे, जैसे पुनर्नवा का था बोराविनोन, रेवन चीनी का हमारा इसी तरीके से था, एमोडाइन था एमोडिन, एंड उसके बाद हमारा ये निलम्बो न्यूसिफेरा का हमारा एक कंपाउंड फ्लेवोनॉइड रिच फ्रैक्शन था। ये हम लोगों ने इसके ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की इन सिलिको स्क्रीनिंग करी विच इज मोस्ट लाइकली टू बाइंड टू द ड्रग टारगेट। तो ये हम लोग पहले ही पता लगा सकते हैं। उसी हिसाब से फिर हम अपने एक्सट्रैक्ट्स की रेशो हमने रखी, क्योंकि हमें ये पता लगा कि भाई हमारे को कमल निलम्बो न्यूसिफेरा जो है ये सबसे ज्यादा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है। तो अगर ये सबसे, फिर उसके बाद हमारा वरुण कर रहा है, फिर हमारा जो है पुनर्नवा कर रहा है, उसके बाद लास्ट में हमारा रेवन चीनी कर रहा है। तो जैसे हमें ये पता लगा तो हमने अपने आगे ड्रग डिस्कवरी में इसको हमने उसी हिसाब से इसकी रेशो हम लोगों ने सेट करी कि हम लोग जो सबसे ज्यादा इनहिबिट कर रहा है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को वो हम लोग ज्यादा मात्रा में रखें, उसके बाद उसी मात्रा में बाकी जितने जिस हिसाब से वो लोग इनहिबिट कर पा रहे हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को, हमने उसी तरीके से रखा। तो मैं आपको एग्जांपल्स भी साथ साथ शेयर कर रहा हूँ इन सिलिको स्क्रीनिंग का, जैसे यहाँ पे वो बहुत एक प्राइम एग्जांपल है। उसके बाद फिल्टर एनॉर्मस केमिकल स्पेस एंड इकोनॉमिक देन एसटीएस। तो ये इकोनॉमिक भी बहुत है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर एंड इट कैन बी डन इजीली। एंड अगर इसमें सिर्फ यही है कि हमारे पास जो हमारे हर्बल ड्रग्स हैं उसके एक्टिव कंपाउंड हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर केमिकल सिंथेसिस की बात आ गई, जहाँ पे इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लीड कंपाउंड इन सुटेबल क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू अलाउ लार्ज स्केल एनिमल एंड इवेंचुअल एक्सटेंसिव ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाने से पहले हम लोग लीड कंपाउंड की इन सुटेबल क्वांटिटी एंड क्वालिटी को सिंथेसाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते। यहाँ पे सेम हमारी एक्सट्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। अगर हम बात करें हर्बल ड्रग की, तो यहाँ पे हम लोग की उस एक्सट्रैक्ट को ह्यूमन
या एनिमल को देने के लिए क्या हम इतना उसको हम निकाल पाएंगे, क्या मेथड होगा, किस सॉलिड से निकालेंगे, या माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन करेंगे, या हम मैसरेशन करेंगे, या हम हॉट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे, सॉल्वेंट पैरामीटर्स क्या रहेंगे। तो दिस इज बेसिकली केमिकल सिंथेसिस इन द मॉडर्न साइंस। हर्बल ड्रग की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पैरामीटर्स आ जाएंगे हमारे सारे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ केमिकल रूट फॉर बल्क इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकती है या नहीं, सूटेबल फॉर ड्रग फॉर्मुलेशन है या नहीं, इसके अंदर कोई और हर्डल्स तो नहीं आते। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री विच वी look into before selecting any herbal drug and going forward. Then comes the major important in vitro studies हैं, in class studies using component of organism, test tube experiments को ज्यादातर कहा जाता है। Example cell derived from multicellular organisms, subcellular components ribosome and mitochondria, cellular subcellular extracts, wheat germ, reticulocyte extract, प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल्स डीएनए आरएनए। तो यहाँ पे इन विट्रो स्टडीज बहुत बहुत तरीके की होती हैं, यहाँ बहुत सारे वास्ट इसके एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस इसके हैं, स्टडीज कैन बी कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके कुछ शॉर्ट है टाइम आपको, तो ये इन विट्रो स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इन विट्रो स्टडीज में हमारे जितने भी एंटी माइक्रोबियल स्टडीज होती हैं, टीबीसी, टीएफसी, यहाँ पे हम लोग वो देख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट स्टडीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इन विट्रो स्टडीज का ही बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि इन विट्रो करी जा सकती हैं। इट रिड्यूसेस द रिस्क इन पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर हम सीधा इन विवो स्टडीज पे जाते हैं उस इन विट्रो स्टडीज के बिना, तो हमें पता नहीं होता कि क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें, क्या मोड ऑफ एक्शन से काम करेगा। और ये बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो स्टडीज जो लैब में करी जाती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, परमिट्स एन एनॉर्मस लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिस्टम। इन्वेस्टिगेटर कैन फोकस ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये भी है इसके अंदर, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके अंदर भी इन विट्रो स्टडीज के अंदर भी ऐसे हैं, ड्रग एफिनिटी एंड सिलेक्टिविटी। ड्रग एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू इट्स बायोलॉजिकल टारगेट, मे बी इट इज अ रिसेप्टर, इट इज एंजाइम और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Selectivity, drug should bind to specific receptor site on the cell. For example, aspirin है क्योंकि it binds to the specific receptor site. तो ड्रग एफिनिटी एंड सिलेक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर पे या किस एंजाइम पे जाके काम कर रहा है, और उसकी सिलेक्टिविटी क्या, कितने परसेंटेज जाके बाइंड कर रहा है, कितने परसेंटेज इनिबिशन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी 98% इनिबिशन है। अगर हम डीपीपीएच ऐसे करते हैं तो डीपीपीएच को कितने परसेंटेज इनिबिट किया, इतने परसेंटेज इनिबिट किया। तो ड्रग एफिनिटी एंड सिलेक्टिविटी आर बोथ इंपॉर्टेंट। देन सेल डिजीज मॉडल्स आ जाते हैं, जिसमें आइसोजेनिक ह्यूमन डिजीज मॉडल्स हैं, आर अ फैमिली ऑफ सेल्स दैट आर सिलेक्टेड और इंजीनियर्ड टू एक्यूरेटली मॉडल द जेनेटिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक पेशेंट इन विट्रो। अब यहाँ पे हम लोग देखें स्टेम सेल्स हैं, जितने भी हमारे कैंसर सेल लाइंस के ऊपर स्टडीज चल रही हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। एडल्ट और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैरिंग और इंड्यूस्ड टू कैरी डिफेक्टिव जीन्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इन विट्रो टू अंडरस्टैंड लेटेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एंड डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सेल डिजीज मॉडल, सेल लाइंस के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे, जो लाइव ह्यूमन डिजीज मॉडल्स हम लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सेल लाइंस पे काम करके उनको हम लोग कल्चर करके फिर हम लोग इसके ऊपर अपने जो हम लोगों ने ड्रग का हम लोगों ने सिलेक्शन किया टारगेट, उसके ऊपर हमने रिफाइनिंग करी, स्क्रीनिंग करके हम यहाँ तक पहुंचे, तो हम लोग उसके बाद इसके ऊपर सेल लाइंस के ऊपर स्टडीज देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है मोड ऑफ एक्शन है। मोड ऑफ एक्शन के लिए अगेन ड्रग एफिनिटी, सिलेक्टिविटी एंड सेल डिजीज मॉडल से हमें काफी हद तक मोड ऑफ एक्शन इसका क्लियर होता है। एंड देन लीड कैंडिडेट रिफाइनमेंट, optimizing chemical hits for clinical trial is commonly referred to as lead optimization. The refinement in structure is necessary in order to improve potency, oral availability, selectivity, pharmacokinetic properties, safety, absorption, distribution, metabolism, excretion properties. So lead candidate जो हम लोगों ने बनाया उसकी refinement इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो पोटेंट हो, ओरली अवेलेबल हो, सिलेक्टिविटी के साथ काम करो, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। इन विट्रो स्टडीज के बाद हम लोग आ जाते हैं इन विवो स्टडीज, जो कि ड्रग डिस्कवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स एक्सपेरिमेंटेशन यूजिंग अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे स्टेज पे हम लोग इतनी रिसर्च करने के बाद पहुंचते ताकि अब हम ह्यूमन स्टडीज कर सकें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग एग्जैक्टली
पता लगा सकें कि जो हम लोगों ने ड्रग बनाया है वो सेफ है या नहीं। सबसे पहली बात होती है कि वेदर इट इज सेफ और नॉट, देन वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, and what is the duration of its effectiveness. Gives more information about metabolic profile, toxicology, drug interaction, कि किसी और ड्रग के साथ कितना इंटरेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है. So animal models of disease states test conditions involving induced disease or injury similar to human conditions must be equivalent in mechanism of cause, can predict human toxicity in 71% of the cases. तो 71% of cases में ये लोग प्रोडिक्ट हम लोग कर सकते हैं कि ह्यूमन टॉक्सिसिटी तो नहीं कॉज करेगा. तो इसके अंदर एग्जांपल है SCID माइस HIV, NOD माइस डायबिटीज और डेनियो रेडियो जीन फंक्शन. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम HIV और डायबिटीज मॉडल्स में हम इसको एनिमल मॉडल्स को यूज हम कर सकते हैं. बिहेवियरल स्टडीज, यहाँ पे टूल्स टू इन्वेस्टिगेट बिहेवियरल रिजल्ट्स ऑफ ड्रग्स यूज टू ऑब्जर्व डिप्रेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर्स. जहाँ पे जितने भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं उसके ऊपर अगर हमें कुछ करना है तो उसके अंदर हम लोग रैट या माइस की बिहेवियरल स्टडीज देखते हैं. अलग अलग मॉडल्स हैं इसके ऊपर, वो हम लोग देख सकते हैं. हाउएवर सेल्फ एस्टीम एंड सुसाइडलिटी आर हार्ड टू इंड्यूस, तो वो हम लोग नहीं कर सकते. टेंडेंसी टू सुसाइड और सेल्फ एस्टीम में अगर कोई लो है तो उसको हम लोग जज नहीं कर सकते. एग्जांपल डिस्पेयर बेस्ड, फोर्स स्विमिंग, टेल सस्पेंशन, रिवॉर्ड बेस्ड, एंजाइटी बेस्ड, ये सारे मॉडल्स यहाँ पे हमारे रैट या माइस पे हम लोग बिहेवियरल स्टडीज हम लोग कर सकते हैं और करते हैं. फंक्शनल इमेजिंग मेथड ऑफ डिटेक्टिंग और मेजरिंग चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, ब्लड फ्लो, रीजनल केमिकल कंपोजिशन एंड एब्जॉर्प्शन. ट्रेसेस और प्रोब्स आर यूज्ड ताकि हम फंक्शनली उसको इमेजिंग कर पाए. मॉडलिटीज यूज आर MRI और CT स्कैन तक हम लोग इन विवो स्टडीज में हम लोग कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन ऑन टिश्यू इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म विद द मिनिमम ऑल्टरेशन ऑफ नेचुरल कंडीशंस काउंटर्स एथिकल इश्यूज. एग्जांपल्स मेजरमेंट ऑफ टिश्यू प्रॉपर्टीज, रियलिस्टिक मॉडल्स ऑफ फॉर सर्जरी ऑल्सो. तो जितने भी ये एक्स विवो स्टडीज हैं हम लोग इस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं जो इन विवो स्टडीज के अंदर ही आता है, ताकि हम लोग पता लगा सके कि ह्यूमन ट्रायल्स पे जाने से पहले वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, वेदर इट इज सेफ और नॉट, वेदर इट इज नॉट टॉक्सिक और नॉट. सो यहाँ पे हमारी इन विवो स्टडीज क्लियर होती हैं. उसके बाद हमारी जितने भी इन विवो स्टडीज पर ऑन एनिमल्स, बेसिकली रैट, माइस, और वो रैबिट मॉडल्स भी यूज हुआ करते थे. वो पहले रैबिट मॉडल्स आज की डेट में उसका एथिकल कमेटी से अप्रूवल नहीं मिलता है. So after these in vivo studies, we are coming up to the clinical trials, set of procedures in medical research and drug development to study the safety and efficacy of the new drug, whether it is safe or not, whether it is effective or not, essential to get marketing approval from the regulatory authorities. इसके अंदर हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की रजिस्ट्री अब इम्पॉर्टेंट होगी, और हर्बल ड्रग्स के अंदर भी अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा. जहां तक है CTRI का रजिस्ट्रेशन है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर गेटिंग द एथिकल कमिटी अप्रूवल मे रिक्वायर अप टू 7 years. ये हमारी मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, ये 4 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के. और अभी हम बात करें तो ये ही हमारे पास मॉडल्स हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर अभी कोई भी रेगुलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड डाटा नहीं है. जब तक कि इसके अंदर वैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 पीपल आर फॉलोइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन मॉडिफिकेशंस, बट एज सच कोई गाइडलाइंस अभी जो अवेलेबल नहीं है कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ही बोला जाता है करने को. तो फेज 0 अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, फेज 0 recent designation also known as human microdosing studies इसको कहा जाता है. First in human trials conducted to study exploratory investigational new drug designed to speed up the development of promising drugs. So phase 0 studies हम लोग करते हैं concerned with preliminary data on the drugs pharmacodynamics and pharmacokinetics. Efficacy of the preclinical studies are also verified in the phase 0 studies. उसके बाद फेज 1 आ जाता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन. फर्स्ट स्टेज ऑफ द टेस्टिंग इन द ह्यूमन सब्जेक्ट. सबसे पहला है कि यहाँ पे हम ह्यूमंस के ऊपर ही अपना ड्रग को ट्रायल कर रहे हैं. 20 to 50 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ही स्टडी करी जाती है. तो वो वॉलंटियर्स हेल्दी होने चाहिए, और एक बहुत स्मॉल स्केल पे 20 से 50 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर फेज 1 स्टडीज कंडक्ट करी जाती है.
एंड दे आर कंसर्न विद ह्यूमन टॉक्सिसिटी, बेसिकली टू नो वेदर टॉक्सिसिटी तो नहीं कॉज करेगा ये ड्रग। उसके बाद टॉलरेटेड डोज रेंज की, क्या डोज पे टॉलरेट पेशेंट इसको अच्छे से कर रहा है, तो वो डोज रेंज को कैलकुलेट करना फेज 1 स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोडायनेमिक्स, सो फार्माकोलॉजी हम लोग देखते हैं, डायनेमिक्स देखते हैं कि इसका क्या मतलब, वेदर इट इज हाउ, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन दैट इज एक्टिंग, एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसके अंदर हमारा कवर नहीं हो पाता, लेकिन हमारा जो है डायनेमिक्स जरूर कवर हो जाता है। टाइप्स ऑफ फेज 1 ट्रायल्स, मतलब एक तो सिंगल असेंडिंग डोज हो गया और एक मल्टीपल असेंडिंग डोज हो गया, और फूड इफेक्ट, वेदर फूड इज हैविंग एनी इफेक्ट, these are the three types which is included in the phase 1, which is single ascending dose, multiple ascending dose and food effect. फेज 2 पे अगर हम आते हैं तो कंट्रोल्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है, काफी थोड़ा से बड़े लेवल पे होता है, 50 से 300 पेशेंट तक इसमें एनरोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड सिंगल ब्लाइंड टेक्निक, एंड देयर आर कंसर्न विद सेफ्टी, एफिकेसी, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ पे ऐड हो जाता है कि ड्रग इंटरेक्शन, वेदर इट इज इंटरेक्टिंग विद एनी अदर ड्रग which the patient may or might be taking. फेज 3 की बात करें, यहाँ पे एक्सटेंडेड क्लिनिकल ट्रायल्स है, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यहाँ पे 250 से 1000 पेशेंट्स तक हम लोग एनरोल करते हैं, जहाँ पे एक लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग करते हैं कि एक लार्जर पॉपुलेशन की हम लोग पता लगा सके कि क्या उसके अंदर कैसे काम कर रहा है। कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड टेक्निक इसके अंदर लगाई जा सकती है, और बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। कंसर्न विद सेफ्टी, एफिकेसी, कंपैरिजन विद अदर ड्रग्स, जहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर कोई एंटी डायबिटिक ड्रग देख रहे हैं तो क्या मेटफॉर्मिन के अगेंस्ट इसका स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कैसा रिजल्ट है, और उसके साथ कैसा कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है। पैकेज इंसर्ट भी इसके अंदर इट इज कंसर्न विद दैट। सो बेसिकली कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ड्रग्स वेदर योर ड्रग इज comparatively effective or not. Phase 4 is the most important, again पोस्ट मार्केटिंग सर्विस है कि एक बार प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हम लोगों ने लॉन्च करा, उसके बाद पेशेंट्स हैव बीन टेकिंग दिस एंड देन वी आर टेकिंग द फीडबैक डिजाइन टू डिटेक्ट एनी रेयर और लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स अगर हमने ड्रग डिस्कवरी में वो नहीं कवर हुआ या कोई रेयर ऐसा एडवर्स इफेक्ट्स आया, तो वो हम लोगों को पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज के पता लगता है, जिसमें हम लोग ये पूछते हैं कि कैसा उसके टॉक्सिसिटी लेवल नहीं है, लॉन्ग टर्म पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग हम लोग उसके अंदर कि एडीआर क्या है, एडीआर तो नहीं है, एडीआर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई अगर एडीआर इसको पूरा हम लोग उसको कंपाइल करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फार्माकोविजिलेंस। अगेन दिस फार्माकोविजिलेंस हमारे आयुर्वेदिक में भी अब लोग, हमारे आयुष ने फार्माकोविजिलेंस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस का एक डिपार्टमेंट बन चुका है। तो मैं ये एक हमारे अच्छा काम हुआ है, और मैं बताऊं फेज 4 में हाँ हमारे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में, कि हम लोग जो हमारे मार्केट का जो फीडबैक है वो हम लोग लें। एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है कि अगर पेशेंट को अगर कोई अलग से रिएक्शन हुआ तो उसको हम लोग रिपोर्ट करें, मॉनिटर करें किससे क्या हो रहा है, और ये फार्माकोविजिलेंस के अंडर में सारी चीजें आती हैं। और ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट अपना पूरा सेट किया है, और दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द आयुर्वेदिक इंडस्ट्री अ लॉट। So this is about phase 4. So this is a part of clinical trials. And अगर हम बात करें, जब आपको ये पहले मैंने आपको दिखाया था 10,000 कंपाउंड से कहाँ से हम 250 कंपाउंड पे स्क्रीनिंग कर करके पहुंचते हैं, फिर 250 कंपाउंड्स को विट्रो स्टडीज कर करके 5 कंपाउंड्स तक आते हैं। इन 5 कंपाउंड्स को लेकर के हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर हम लोग जाते हैं, एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर फिर हम लोग FDA एनी अदर ड्रग रेगुलेटरी का रिव्यू लेके क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद फिर उसके हम लोग अप्रूवल लेते हैं। यहाँ पे हमारे आयुर्वेदिक ड्रग इंडस्ट्री में तो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से हम लोग अप्रूवल लिए जा सकते हैं। ये सब काम में अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें, शुरू के 6.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में ही इतने साल लग जाते हैं, 5 से 7 साल, and then 1.5 years for the reviewing, and this is the process which is followed by the modern system of medicine. अब हम ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस की बात करें कि थोड़ी बहुत चेंजेस, जैसे हमने बात करी टारगेट आइडेंटिफिकेशन की, तो ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी में भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट आइडेंटिफिकेशन कि हम लोगों ने किसको टारगेट करना है, एंड उसकी वैलिडेशन। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
देन कंपाउंड स्क्रीनिंग, उसके हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे कि भाई वहाँ पे उस टारगेट पे जाके ये कितना इफेक्टिव है या नहीं है और कितने परसेंटेज इफेक्टिव है, ताकि हम लोग स्क्रीनिंग करके बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स या बहुत सारे फाइटो कंपाउंड से लेके हम लोग कुछ 5-10 या उससे भी कम पे हम लोग स्क्रीनिंग करके पहुंचे। उसके बाद कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज करके, जैसे एक्सट्रैक्शन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करके, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जितने भी एक्सट्रैक्शन के ऊपर, क्या टेम्परेचर, क्या टाइम, कितने घंटे, क्या मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन को यूज करते हुए हम लोग कैसे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करें, उसके बाद हम उसको प्योरीफाई करें, फ्रैक्शनेशन करें, तो ये कंपाउंड ऑप्टिमाइज करें, उसके कंडीशंस को हम लोग ऑप्टिमाइज करें। So this is the traditional drug discovery process, where drug discovery new drug molecules from lead compounds by applying variety of approaches of design. Target discovery, identify targets involved in the specific diseases. Target validation, validate the initial hypothesis. अगर हमें लग रहा है ये काम करेगा, या हमारे ट्रेडिशनल जितने भी जो ग्रंथ है हमारे आयुर्वेद के उसमें लिखा हुआ है, उसको हम लोग वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। मॉड्यूलेट द ड्रग्स एफिनिटी टू द टारगेट, तो जो ड्रग्स की जो एफिनिटी है टारगेट पे जाके, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में कंपाउंड identification is very important. So generation of molecule that can interact with the target, test the drug mechanism of action, safety tests conducted in the cell culture, testing pharmacokinetics and pharmacodynamics. So ये हमारे एक तो मोड ऑफ एक्शन को टेस्ट करना क्या हो गया, सेल कल्चर के ऊपर स्टडीज कंडक्ट हम लोग कर सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ये हम लोग कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में कर सकते हैं। And this is a major important part. Compound optimization for effectiveness and safety, alter design of molecule to prevent of target effects, optimize dosage and introduction route. So this is the natural products platform. अगर हम बात करें सबसे पहले हम इधर देख सकते हैं जो डिजीज सिलेक्शन से अगर शुरू करें, डिजीज सिलेक्शन हमारे लिटरेचर एंड कलेक्शन के ऊपर हम लिटरेचर सर्वे करेंगे, उसके बाद डिजीज हमने सिलेक्ट कर ली कि दिस इज द डिजीज विच वी वांट टू वर्क ऑन, देन विच इज द टारगेट एंड इटोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। उससे पहले हम लोग अपने हर्बल ड्रग्स के ऊपर हम लोग लिटरेचर सर्वेस करेंगे कि वो कौन से हर्ब्स हैं जो कि इस डिजीज के लिए स्पेसिफिक जाने गए हैं या माने गए हैं, तो वो हम लोग लिटरेचर सर्वे करके कुछ हर्बल ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम उसकी स्क्रीनिंग करके कुछ इन विट्रो स्टडीज करके जो हम जॉट डाउन कर सकते हैं कि ये हर्ब्स हैं जो कि काम करेंगे, ये मेडिसिनल प्लांट्स जो काम करेंगे। देन टारगेट एंड इटोलॉजी आइडेंटिफिकेशन की इस डिजीज में ये टारगेट हम लोग करेंगे तो उससे हमारा जो है रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो वो टारगेट एंड इटोलॉजी आइडेंटिफिकेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस ड्रग डिस्कवरी पार्ट। सो मैं यही जितने भी नए रिसर्चर्स हैं मैं सबसे अपील करूंगा कि टारगेट एंड इटोलॉजी ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं, इसी में काफी लोग जो है पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि फिर आगे तो हम लोग सारी चीजें करते हैं, इन विट्रो स्टडीज है, इन विवो स्टडीज है, क्लिनिकल स्टडीज हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जो शुरू के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं। जैसे हमारी जो डिजीज सिलेक्शन के बाद जो हमें लगता है हमें कि ये रिजल्ट आएगा या आने वाला है, लेकिन हमें उसके लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग स्टडीज करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको स्क्रीन करें, क्या वेदर व्हाट वी आर थिंकिंग वेदर उसको वो वैलिडेट करें कि वेदर वो उतना इफेक्टिव होने वाला है या नहीं। टारगेट एंड इटोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे एंजाइम सिग्नल ट्रांसडक्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स टारगेट एंड नॉन टारगेट एसएनपीज। तो फिर यहाँ पे फिर हम उसके बाद इन विट्रो एंड इन विवो मॉडल्स को डिसाइड करते हैं। टारगेटेड स्क्रीनिंग फॉर फॉर्मुलेशंस फॉर न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स, फ्रैक्शनेशन करने के बाद हम उसकी इन विट्रो स्टडीज करते हैं। और यहाँ पे आप एक्सट्रीम राइट में आप देख सकते हैं ट्राइबल हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा, तो वहाँ पे रेलेवेंट मेडिसिनल प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस हम लोग हमारे अलग अलग प्रोसेस से हम लोग करते हैं। फिर वैलिडेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड बायोअसरे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक्सट्रैक्शन को वैलिडेट करें कि कितने टेम्परेचर पे, कितने टाइम पे, कितनी देर के लिए एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमारे को ये एक्सट्रैक्ट आएगा। फिर हम उसका बायोअसरे करेंगे कितने परसेंटेज एक्टिव है उसके अंदर या नहीं है। फिर हम लोग उसको इन विट्रो एंड इन विवो मॉडल्स पे लेके जाते हैं, उसको इन विट्रो चेक करें, फिर इन विवो मॉडल्स को हम लोग उसको फॉलो करते हुए इन विवो उसकी एफिकेसी को देखें। उसके बाद टॉक्सिसिटी, देन इम्पोर्टेंट पार्ट इज टॉक्सिसिटी,
ये बहुत देखना बहुत जरूरी है। हर कोई कहता है कि हर्बल ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं कि ये टॉक्सिक नहीं होते, तो मैं इसको कहूँगा कि ऐसा सोचना या ऐसे सिर्फ सोच लेना सही नहीं है, क्योंकि हर जो भी चीज़ ज़्यादा ले ली जाए तो वो टॉक्सिक हो सकती है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। तो हमारे हर्बल ड्रग्स भी बहुत पोटेंट हैं। हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी टॉक्सिसिटी स्टडीज, खासकर हमारे जो रस औषधीज हैं, जिनमें रस औषधीज होती हैं, तो उसके अंदर हमारी टॉक्सिसिटी स्टडीज को वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो इन विट्रो स्टडीज करने के बाद, इन विवो मॉडल्स को अपनाने के बाद हमारी टॉक्सिसिटी स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है कि भाई कोई भी ड्रग है तो वो टॉक्सिक ना हो, सेफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट पहले ही डिजीज से सफर कर रहा है उसको हम लोग और कोई डिजीज नहीं ना दे दें, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन यही करता आया है इतने सालों से कि एक डिजीज या को कंट्रोल किया और दूसरी डिजीज पेशेंट को दे दी। तो ये बहुत एक विडंबना हो जाती है, जहाँ पे एक ड्रग जरूरी भी है देना, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि हम बात करें एनएसएइड्स की, ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये लॉन्ग टर्म पे लेने के लिए किडनी के लिए कितने हानिकारक हैं। ये वहाँ पे तब आपकी पेन को तो रिलीफ करता है, लेकिन बाद में किडनी के लिए कितना हार्मफुल है वो हम सबको ही पता है। अगर अभी बात करें एंटासिड्स की, जितने भी पीपीआईज हैं, तो वो हमने पता लगा वो भी किडनी के लिए टॉक्सिक हैं। या जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, इतनी बड़ी रिसर्च हुई, टीबी के लिए दवाइयां बनी गई, टीबी के लिए जितनी दवाइयां दी जाती हैं वो सारी ही हिपैटोटॉक्सिक हैं, लीवर के लिए टॉक्सिक हैं। और स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें, जो स्टेरॉइड्स आज की डेट में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा वाइडली इसको लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये स्टेरॉइड कितने खतरनाक हैं। ये स्टेरॉइड आपके लीवर पे भी, आपकी किडनी पे भी, ये सब जगह पे जाके टॉक्सिसिटी करते हैं। और एक दिन में नहीं करते, धीरे धीरे स्लोली स्लोली दे मेक द बॉडी डिपेंडेंट एंड देन दे आर कॉजिंग टॉक्सिसिटी। तो उसके बाद मेजर अगर हम बात करें, जैसे फ्यूरानोकम्बारेंस आ जाते हैं, जो विटिलिगो के लिए मॉडर्न मेडिसिन वाले देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म पे यूज करने के ऊपर कैटरैक्ट फॉर्मेशन करता है, कैटरैक्ट कर देता है। ये फ्यूरानोकम्बारेंस ये सफेद दाग में विटिलिगो के पेशेंट्स में यूज किया जाता है। और ये फ्यूरानोकम्बारेंस आप जान के बहुत ही आपको अचंभित होंगे आप लोग कि हमारे जो विषनाग है और एमीमेजोस है, ये दोनों ही प्लांटसोरेलिया कॉर्डिफोलिया, बाकुची और एमीमेजोस विषनाग, एमीमेजोस, ये दोनों से हमारे को फ्यूरानोकम्बारेंस मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, ये फ्यूरानोकम्बारेंस जो कि हमें मिलते हैं, एक तो मिथॉक्सैलिन मिलता है हमें और एक सोरेलिन। सोरेलिन हमें मिलता है बाकुची से, सोरेलिया कॉर्डिफोलिया से, और मिथॉक्सैलिन हमें मिलता है एमीमेजोस से, विषनाग से। तो जो विषनाग है और जो ये सोरेलिया कॉर्डिफोलिया है, ये हमारे आयुर्वेद में हम लोग इसको सफेद दाग के लिए कितने सालों से यूज करते हैं, कितने सालों से हम लोग इसको यूज करते हैं और हमारे लिए कितने अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। हम उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं, कॉम्पोजिट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अब यहीं पे मॉडर्न मेडिसिन ये फ्यूरानोकम्बारेंस को प्योर फॉर्म में यूज करता है, मिथॉक्सैलिन और सोरेलिन, इसको प्यूरिफाई कर देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पीछे ड्रग डिस्कवरी में बताया था कि उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म पे मेडिसिनल केमिस्ट्री से इसको रिफाइन करते हैं, कंपाउंड रिफाइनमेंट कहा जाता है इसको। इस कंपाउंड को रिफाइनमेंट में करने में इसको वो लोग प्योर बना देते हैं। जितने भी केमिकल मॉइटीज हैं जो उसके लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए जरूरी है, सिर्फ वही रखते हैं, बाकी सब चीजों को हटा देते हैं। तो वहां पे उसको प्योर करने के बाद जब हम बाकुची के एक्सट्रैक्ट में से उसके बाद हमने सोरेलिन बना लिया। सोरेलिन में अब ये इसको मॉडर्न मेडिसिन ने नाम दे दिया पूवा थेरेपी, सोरेलिन प्लस यूवीए। तो ये पूवा थेरेपी दी जाती है विटिलिगो के पेशेंट्स में। तो पूवा इज सोरेलिन प्लस यूवीए, यूवीए इज द रेडिएशन। और हमारे आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं कि भाई आप बाकुची खाइए, लगाइए और साथ में धूप में बैठिए। धूप में बैठेंगे तो धूप में यूवीए रेडिएशन मिलेगी और उसके बाद हमारे सोरेलिन तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में यही चीज को प्योर करके पूवा थेरेपी, इसको बहुत अच्छे सुंदर नाम दिए जाते हैं जिसे हम पूवा थेरेपी कहते हैं, जिसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं क्लिनिक्स पे जा जाके, और उसके बाद भी रेकरेंस हो जाता है। और उसके बाद मेजर चीज है, जब हम उसको प्यूरिफाई कर दिया कंपाउंड को तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो हमारे ही हर्बल मेडिसिन में से मॉडर्न मेडिसिन वाले कंपाउंड्स निकालते हैं, उसको और टॉक्सिक बनाते हैं, और वो टॉक्सिक मेडिसिन, हमारी दवाइयाँ, हमारी मेडिसिन आज की डेट में मार्केट में बिक रही हैं, और उसको
हमारा आयुर्वेद जो है वो कहीं ना कहीं कितने पिछले सालों में पीछे रह गया, जबकि 2016 के बाद मिनिस्ट्री जब से बनी तब से हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन स्टिल रिसर्च में अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग ये सारी चीज़ें, ये जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हमें सिखाते हैं, हम लोग इनको सिखाएं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी उसी लेवल पे आके हम लोग इन्हीं की भाषा में समझा सकें कि हाँ, हमारा ड्रग, हमारा आयुर्वेद भी उतना ही और उससे ज़्यादा बहुत इफेक्टिव है, सेफ भी है। तो ये सारी स्टडीज करने के बाद ही हम लोग इसको जान सकते हैं कि हम लोग पहले डिजीज को सिलेक्ट करें, फिर टारगेट एंड इटियोलॉजी की आइडेंटिफाई करें, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, देन वी आर टारगेट स्क्रीनिंग ऑफ फॉर्मुलेशन फॉर न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स, फ्रैक्शनेशन करने के बाद हमें आएगा, एक्सट्रैक्शन हमारी ऑप्टिमाइज्ड हो, उसके बाद बायोएसेज हो कि हमारा जो फाइटो कंपाउंड है वो हमारा कितनी मात्रा में हमारे एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है, फिर हमारे उसके अंदर थेरेप्यूटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी को हम लोग वैलिडेट करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टॉक्सिसिटी कि वो सेफ है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स डिस्कवरी। अगर हम रेगुलेटरी अप्रोचेस की बात करें फॉर मार्केटिंग बोटैनिकल ड्रग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ एक बोटैनिकल प्रोडक्ट है, व्हाट इज द इंटेंडेड यूज फॉर फूड और फॉर ड्रग। सो ड्रग कैन बी फॉर टू प्रिवेंट एनी डिजीज, टू डायग्नोज, क्योर, मिटिगेट और ट्रीट द डिजीज, टू अफेक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ड्रग जो है हमें डायग्नोज, क्योर, मिटिगेट और ट्रीट करने के लिए है, या ये किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे हमारी जो कुछ मेडिसिन हैं जो कि रीनो प्रोटेक्टिव आती हैं, हमारी नेफ्रो प्रोटेक्टिव है कि वो कैसे किडनी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो कुछ ड्रग्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं, कुछ है जो डायग्नोज, मिटिगेट या फिर ट्रीट कर रहे हैं डिजीज को, और कुछ हैं जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी को चेंज कर रहे हैं। जाके अगर हम बात करें कि लीवर के ऊपर, तो लीवर में हमारे जो हिपैटोसाइट्स के, हम लोग कहते हैं कि हिपैटोसाइट्स को जाके जो हमारी काफ़ी हर्ब्स हैं, हमारे काढ़े हैं जो कि हिपैटो प्रोटेक्टिव हैं हमारे लिए, तो वहाँ पे वो स्ट्रक्चर को जाके डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हिपैटोसाइट्स की स्ट्रक्चरिंग को भी हमने देखा, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से हमें पता लगता है कि वो उस स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहा है। तो उसके बाद हमें एक ड्रग मिलता है, उसके बाद इज द प्रपोज्ड इंडिकेशन एप्रोप्रिएट फॉर द नॉन प्रिस्क्रिप्शन यूज है या प्रिस्क्रिप्शन यूज है, क्या वो सप्लीमेंट है, वेदर इट इज सप्लीमेंट, वेदर इट इज मीटिंग द डाइटरी सप्लीमेंट डेफिनेशन, और ऑथराइज्ड हेल्थ क्लेम है तो उसके लिए क्या हमारे पास स्टडीज है या नहीं है। So is the proposed indication appropriate for the non-prescription use? If it is yes, then has it been marketed for a specific OTC use, or no? If it is not for the non-prescription use, then it is for the prescription use. The prescription use है तो is there sufficient evidence of safety and effectiveness and adequate CMC information to the doctors so that they can prescribe the products? और अगर ये डाइटरी सप्लीमेंट है तो उस डाइटरी सप्लीमेंट में कितने सारे वो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सारे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें। सो दिस इज दी, जो भी हम लोग ड्रग इंडस्ट्री में डिस्कवरी करने जा रहे हैं, तो हमारे कुछ टारगेट्स हमारे पता होने चाहिए कि वेदर इट इज फॉर ड्रग यूज फॉर द ड्रग, फॉर कॉस्मेटिक और फूड, एंड उसी हिसाब से हमारी फिर आगे रिसर्च चलनी चाहिए। Introduction, traditional IND. What is a traditional IND? Investigational new drug application. Documentation, it is submitted to FDA to perform clinical investigation using an investigational new drug. The amount and type of information depends on the scope of the clinical investigation planned. Standard toxicological program, standard dosing strategy is to be followed. Investigators brochure, planned protocols, chemistry, manufacturing and control information, pharmacology and toxicological information is to be provided. Previous human experience is to be provided for any traditional investigational new drug application. ये सारी चीजें जरूरी हैं, उसके बाद ही it is submitted to FDA and to perform the clinical investigation. Drug discovery through rational approach. अगर rational design की बात करें, designing small molecules complementary to shape and चार्ज टू द बायोलॉजिकल टारगेट। अगर हम इसमें बात करें, एक एंटी सेंस अप्रोच कही जाती है। एंटी सेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ASOs बाइंड सीक्वेंस स्पेसिफिकली टू टारगेट RNA, मॉड्यूलेट प्रोटीन एक्सप्रेशन थ्रू सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म्स। यहाँ पे
एंटीसेंस ड्रग थेरेपी का आप देख सकते हैं कि डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए बना, उसके बाद एंटीसेंस ड्रग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं वो किस हद तक जाके काम कर रहे हैं और वो क्या डिजीज पे प्रोटीन लेवल पे जाके काम कर रहे हैं या नहीं. So this is very important in the drug discovery. This is also antisense drug therapy. उसके बाद use of microarray technology is again one of the techniques which is important. Sample acquisition, यहाँ पे सेल या फिर एक टिश्यू हम लोग लेते हैं, उसके बाद उसका आरएनए को आइसोलेट करते हैं, आरएनए आइसोलेशन इज बीइंग डन, देन टारगेट एम्प्लीफिकेशन एंड लेबलिंग, उसकी हम लोग उसको जो टारगेट होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं, देन हाइब्रिडाइजेशन, एरे स्कैन एंड डाटा एनालिसिस, उसके बाद हमारी सिलेक्टेड टारगेट जीन्स हमें मिलती हैं, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स, एनालाइज ड्रग रिस्पॉन्सेज. सो ये एक हमारा मॉडर्न मेडिसिन को यूज करते हुए माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी, जहाँ पे अभी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में इसको यूज हमारा बहुत लिमिटेड है और अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो रिसर्च पेपर्स आर नॉट दैट वाइडली अवेलेबल. इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल पे जाने से पहले अगर हम मार्केटेड botanical product with no known safety issues, तो हम ये देखें description of product and documentation for human use, then description of botanicals used. अगर हमें एक कोई clinical trial initiate करना है, these are the following steps which are to be followed. Description of the botanical which have been used, उसके बाद currently marketed use, अगर ये product currently market में use हो रहा है या कोई इसके herbal drugs individually market में use हो रहे हैं या नहीं, फिर उसकी chemistry, manufacturing and controls. मैन्युफैक्चरिंग में आपके अगर हमारे रस औषधीज हैं तो उसके प्रोसेसेस एंड उसके हमारे मॉडल्स आ जाएंगे जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स, बोटेनिकल रॉ मटेरियल, उसके बाद बोटेनिकल ड्रग सब्सटेंस आ गया तो रॉ मटेरियल ऑथेंटिकेशन ऑफ द हर्बल ड्रग, वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, वेदर बोटेनिकली इट इज करेक्ट और नॉट, बोटेनिकल ड्रग प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आ गया, देन द कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी में कितनी मात्रा में वो डला हुआ है, द कॉम्पोजिशन और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आ गया कि वेदर इट इज कंप्लाइंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स और नॉट, देन उसके प्लेसेबो का भी आ गया क्योंकि प्लेसेबो के अगेंस्ट ही हम लोग उसको चेक करेंगे, देन लेबलिंग, एनवायरमेंटल असेसमेंट और क्लेम ऑफ कैटेगोरिकल एक्सक्लूशन, कौन सी कैटेगरी को एक्सक्लूड करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन, एंड देन फार्माकोलॉजी, ऑल मार्केटेड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स, फॉरेन मार्केटेड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स, बायोअवेलेबिलिटी, क्लिनिकल कंसिडरेशन. सो दिस अगेन फार्माकोलॉजी हम लोग इसमें देखते हैं कि कितना ड्रग बायोअवेलेबल है, क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या क्या रहेंगी, दैट इज इम्पोर्टेंट. And as I discussed with toxicological studies, ये बहुत important है. Toxicology is the scientific study of adverse effects that occur in living organisms due to chemicals. It involves observing and reporting symptoms, mechanisms, detection and treatment of toxic substances in particular relation to the poisoning of humans. So these are the basically versions of the toxicological studies. Basically we can see this is the acute oral toxicity. उसमें उसके बाद subchronic dermal toxicity which is a 90-day study, acute dermal toxicity, one generation reproduction toxicity studies, acute inhalation toxicity studies, acute dermal irritation toxicity studies, acute eye irritation or corrosion, skin sensitization, repeated dose 28-day oral toxicity study in rodents, repeated dose 90-day oral toxicity in rodents, and क्रोनिक टॉक्सिसिटी हैं यहाँ पे क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज अलग से होती है, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज, स्किन सेंसिटाइजेशन स्टडी, न्यूरोटॉक्सिसिटी स्टडी इन रोडेंट्स, एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी अप एंड डाउन प्रोसीजर से, रिपीटेड डोज डर्मल टॉक्सिसिटी होगी, स्टेबली ट्रांसफेक्टेड ट्रांस एक्टिवेशन इन विट्रो एसिड टू डिटेक्ट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट. So these are the different studying models which are being done and which can be done according to the drug which we have chosen, according to the disease which we are targeting. So again, adverse drug effects are very important. Any undesirable or unintended effects of the drug, predictable होते हैं और कुछ non predictable होते हैं. Type A reaction and type B. So this is the language which modern medicine drug discovery में जो बताते हैं, and basically side effects which are unwanted but often unavoidable effects at the therapeutic doses. These are the side effects.
सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, बेसिकली ऐसे एक्शन जो कि हम लोगों ने इंटेंड नहीं किए थे लेकिन उसके इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देन साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, ओवर डोसेज और प्रोलॉन्ग्ड यूसेज। जो टॉक्सिक इफेक्ट्स वो हो गए जहाँ पे कि ओवर यूसेज या फिर प्रोलॉन्ग्ड यूसेज पे जो हमारे इफेक्ट्स आ रहे हैं फार्माकोलॉजी जो टॉक्सिक हैं बॉडी के लिए, तो वो हम लोग देखते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट्स का। कुछ लोग कुछ साइड इफेक्ट्स का आते हैं, कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स कहते हैं, कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स कहते हैं। तो साइड इफेक्ट्स हैं कि अनवांटेड होते हैं बट ऑफन दे आर अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स एट थेरेप्यूटिक डोसेज। टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं कि जो ये लॉन्ग टर्म पे लेने पे टॉक्सिक या प्रोलॉन्ग्ड यूसेज पे ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं व्हिच आर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। So उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ जीसीपीए हैं अकॉर्डिंग टू द WHO। दीज आर दी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो मैंने फेज 2 and 3 में हम लोगों ने बात करी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स किस तरीके से होनी चाहिए। सो बेसिकली दीज आर द प्रिंसिपल्स व्हिच आर टू बी फॉलोड। रिसर्चिंग इन्वॉल्विंग ह्यूमन शुड बी साइंटिफिकली साउंड एंड कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स which have their origin in the declaration of Helsinki. 3 basic ethical principles of equal importance, namely respect for the persons, beneficiaries, and justice permeate all GCP principles. Research involving humans should be scientifically justified and described in a clear, detailed protocol. Before research involving humans is initiated, foreseeable risks and discomforts and any anticipated benefit for the individual trial subject and society should be identified. So these are the principles and the process of GCP, which is a good clinical practice as per WHO. So development of a protocol. जी. So these are the protocol which is reporting the trial according to the good clinical practices. So this is the manual which is provided by the WHO. This is the good clinical practices guidelines for the clinical trials in the Ayurveda, Siddha and Unani medicine, and our department of Ayush is also made those guidelines. Good clinical practice is a set of guidelines which encompasses the design, conduct, termination, audit, analysis, reporting and documentation of the studies involving the human subjects. So thank you everyone for being very patient and patiently hearing me, and I hope it was an informative session, and I have correlated the Ayurvedic medicines and with the modern drug discovery process, and I will hope that the researchers will also take leads from this presentation, and we will be able to develop Ayurvedic drugs according to the research. Yes, sir. Dr. Iqbal Khan has raised his hand. So I'd like to hear what. Yeah. Thanks, डॉक्टर सज्जित शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया आपका ये लेक्चर सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अब इसी क्रम में मैं डॉक्टर विनोद गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ। हेलो। हाँ डॉक्टर विनोद गौतम जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ, तो प्लीज आप जो है डॉक्टर साहब से क्वेश्चन से रिलेटेड, बच्चों को कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ जो भी है करेंगे। यस सर, यस सर। थैंक यू डॉक्टर संचित शर्मा सर, थैंक यू फॉर नाइस प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर। मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली अपना माइक अनम्यूट करके पूछ, कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आपके चैट बॉक्स। हाँ जी, डॉक्टर रामावतार शर्मा जयपुर से। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। आपने ड्रग के ऊपर काफी अच्छा किया है, एमिल फार्मेसी ने जी, और पैटर्न भी हमको ठीक लगता है। तो ये पूछ रहे थे कि भाई जैसे एलोपैथी में ड्रग का आविष्कार करने का जानवरों पे क्लिनिकल ट्रायल पे प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या हम नहीं अपना सकते?
दूसरा, आप लोगों ने अभी तक इंजेक्शन प्रणाली पे ध्यान क्यों नहीं दिया? या फिर बच्चों के जो ड्रॉप्स हैं, बच्चों की जो दवाइयां हैं, चाहे कॉन्स्टिपेशन की हो, चाहे निमोनिया की हो, चाहे सर्दी जुकाम, उस पे ड्रॉप्स निर्माण में आप लोगों की फार्मेसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया, और इंजेक्शन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? सर पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन क्या था सर? उसमें आवाज नहीं आई मुझे पूरी। पहला क्वेश्चन क्या था सर? हाँ, पहला क्वेश्चन था कि हम हमारे इंजेक्शन प्रणाली पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जी फार्मास्यूटिकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें, इस जी पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा आयुर्वेद के फार्मेसियों का? और जी दूसरा, जो बच्चों का ड्रॉप्स निर्माण क्यों नहीं करते हम, ड्रॉप्स बच्चों के लिए सिरप बेस? जी जी सर, ये बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छेड़ा है। मतलब ये जो हमारे इंजेक्शंस हैं आयुर्वेद में, ये बहुत पहले से हमारे प्रेजेंट है, और अभी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमारे को अप्रूवल इसके लिए नहीं मिलते हैं। इंजेक्शंस के लिए पहले थे और अभी नहीं है। तो अगर इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसी तरीके से अगर इसको इस फॉर्म को भी आगे अप्रूव करने लगे तो हम लोग इस पर जरूर पूरा रिसर्च करके हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। दिस इज माई ड्रीम लाइफ टाइम प्रोजेक्ट कि हम लोग भी अपने आईवी इंजेक्शन हम इसे बनाएं, और एमिल ही इसको सर, आई एम कॉन्फिडेंट कि हम लोग ये करेंगे, और आने वाले टाइम में आपको इसका जरूर हम लोग कोई ना कोई ड्रग देंगे। इसको मिनिस्ट्री भी अगर इसको थोड़ा सा इसको रेगुलराइज कर दे कि ये रेगुलेटेड अगर हो जाए कि किस फॉर्म में किस तरीके से हम लोग इसको आगे ला सकते हैं, क्या क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए होंगे, अगर वो स्पेसिफाई हो जाए तो हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे सर। और आने वाले टाइम में मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। और जो दूसरा सर ड्रॉप्स के ऊपर आपने बात करी, तो ड्रॉप्स तो सर इस पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, और आयुर्वेदिक फार्मेसीज के काफी ड्रॉप्स तो आते भी हैं पहले भी बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, और जरूर आने वाले टाइम में कुछ बच्चों के लिए जो हम सेफ्टी और टॉक्सिसिटी को देखते हुए, दोनों चीजों को देखते हुए हम लोग ड्रॉप फॉर्म में भी अभी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में और डेवलप होंगे सर। थैंक यू डॉक्टर संचित। नाउ सम गौतम, क्वेश्चन आर हियर। विनोद जी, मैं कुछ कह सकता हूं क्या? जी सर, जी इजाजत हो सर, तो? जी सर। इस विषय पर जो संचित जी ने अभी कहा है, रेगुलेटरी दिक्कत, जो आयुर्वेद की ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो परिभाषा है, उसमें लास्ट में एक लाइन लिख दी, अदर देन पेरेंटल रूट जी। और जब ये अलाउड थे, सिद्धि फार्मेसी बनाती थी, बड़ौत में एक मार्तंड फार्मेसी है वो बनाती थी, हम लोगों ने यूज भी किए हैं। हम वन ऑफ दोज फ्यू आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने इंजेक्शंस यूज किए हैं। जी, तो ये बात चली, और मिनिस्ट्री में जब भी मेरी डीसी कटोच जी से बात होती है, मैं उनके सामने ये प्रश्न भी उठाता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि ड्रग में अमेंडमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो हम अगर एसोसिएशन लेवल पर या अन्य अपने प्लेटफॉर्म से, जैसा कि हम करते रहते हैं, इस विषय में उनका एक ही एप्रीहेंशन है, जो संचित जी जैसे लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनका कहना है कि जो आयुर्वेद के इंजेक्शंस बनते थे उस समय कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई सेफ्टी स्टडी नहीं होती थी, और एसेप्टिक और एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस जो एक इंजेक्टेबल में जरूरी है वो नहीं फार्मेसीज में होता था। इसमें हम सब लोग आयुर्वेद के यहाँ बैठे हुए हैं, अगर अपनी कमियों पर भी हम ध्यान दें तो कोई बुराई नहीं होती है। हमारी फार्मेसीज किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से वहाँ हाइजीन का यूज होता है, हाइजीन मेंटेन रखी जाती है, वो एक विषय हम लोगों के लिए गंभीर है। और इसको अगर यूनिफॉर्मली सब लोग मेंटेन करके रखें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नहीं है इश्यू। जिस तरीके से बहुत सारी अनहोनी चीजें हो रही हैं आयुर्वेद के लिए अच्छी, तो ये इंजेक्टेबल भी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू अमेंड द लॉ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद संचित जी का भाषण नहीं सुना था, मैं डॉक्टर संचित शर्मा का प्रेजेंटेशन देख रहा था, और ये कोविड की इनकी उपलब्धि है कि कोविड के टाइम में इनको पीएचडी अवार्ड हो गया है। सो ऑल द बेस्ट संचित, और बहुत बढ़िया रहा। मैंने सुना आपका, काफी पूरा तो नहीं सुना लेकिन मैं जुड़ गया था काफी देर पहले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और 2 मिनट देने के लिए विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी तो आपको 2 मिनट आगे भी देने थे हम आगे भी देने हैं अभी जी सर। संचित सर, some are here. What is micro and macro arrays?
This question is relevant with your presentation or Dr. Ghalib's presentation? And what is micro and macro arrays? Sir, micro arrays is a multiplex lab on a chip. It is a two-dimensional array on a solid substrate. Usually a glass slide है. इस तरीके से ये माइक्रो एरेज होते हैं जिसपे हम लोगों को एसेस करने में काम आता है. और जो मैक्रो एरेज होते हैं, सर, लिस्ट ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स शेयरिंग द सेम प्रीफिक्स एंड द न्यूमेरिकल सफिक्स. तो ये दो चीजें हैं जो कि काफी अनएक्सप्लोर्ड हैं वैसे. और माइक्रो एंड मैक्रो एरेज में माइक्रो एरेज जो है वो जो स्लाइड्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो इन विट्रो स्टडीज हैं, वो बेसिकली दी जाती है, जिसमें मल्टीप्लेक्स लैब ऑन अ चिप पे हम लोग काम करते हैं. Okay. Difference between phase 0 and phase 1. सर, फेज 0 में जैसे अभी मैंने बताया, फेज जो 1 है वो कि एक बहुत स्मॉल पॉपुलेशन पे हम लोग स्टडी करते हैं. फेज 0 पे हम लोग जो देखते हैं कि वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉट, कि ये जो हम लोग पेशेंट्स पे जाने से पहले कि ये टॉक्सिक तो नहीं होगा और इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या रहेंगे, वो हम लोग फेज 0 में देखते हैं. और फेज 1 में हम लोग बेसिकली वही देखते हैं कि जो 20 से 50 पेशेंट्स के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं. Okay. Do Bakuchi also can be used as oral therapy or only external application is like PUA? नहीं सर, ये तो ओरल भी हम लोग लेते ले हैं. सकते हैं, देते हैं बाकुची तो ओरल. हाँ, ओरल भी देते हैं और टॉपिकल दोनों ही देते हैं सर. जी जी. Someone put something, how COVID vaccine came to market so fast, just within 1.5 year? ये तो हम सबके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर. ये तो हम सबके लिए ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एंड मैं तो नहीं लगवाने वाला, दैट इज डिसाइडेड. मैं तो नहीं लगवा रहा, मतलब इसीलिए वी आर नॉट श्योर एंड दिस इज कैन बी अ वेरी बिग स्कैम. सो आई एम आउट ऑफ इट. सो एंड आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो बिकॉज इतनी जल्दी इसके ऊपर काम होना और एक आना, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी स्टडी जो मैंने आपको बताई है वो हुई ही नहीं है. जो टॉक्सिसिटी स्टडीज एनिमल मॉडल्स पे होनी है, या फिर जो कार्सिनोजेनिसिटी है, म्यूटाजेनिसिटी है, और ये सारी स्टडीज जो हैं वो हुई ही नहीं है इसके ऊपर. मे बी इट इज सेफ एज ऑफ नाउ, और आगे 10 साल में जाके क्या इफेक्ट करेगा ये, या फिर ये प्रेग्नेंट वुमेन में जाके कैसे इफेक्ट करेगा, ये हम सबको कुछ नहीं पता है. और ज़्यादातर यही होता है क्योंकि अभी ये FDA और ये सब अप्रूवल्स मिल जाते हैं. अभी तो इमरजेंसी में ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे होता है, कितने सालों से होता है कि पहले कोई ड्रग आता है मार्केट में, 4-5 साल बाद फिर उसको बोल देते हैं इसके जो साइड इफेक्ट थे तो अब इसको हटा के अब ये ला रहे हैं. क्योंकि जब वो एक ड्रग आता है, वो उसके जब वो और भी कंपनियां बनाने लग जाती हैं तो वो सस्ता हो जाता है, वो प्राइस रेगुलेटेड हो जाता है. तो ये अपने ही ड्रग को किल करते हैं. पहले उसको बताते हैं यार ये हेपेटोटॉक्सिक है या इसके लॉन्ग टर्म पे ये इफेक्ट है, उसकी जगह दूसरा नया ड्रग ले आते हैं. जैसे आप डायबिटीज में देख रहे हो, पहले मेटफॉर्मिन था, उसके बाद SGLT2 इनहिबिटर है, DPP-4 इनहिबिटर है. तो पहले DPP-4 इनहिबिटर लेके आए, सीटाग्लिप्टिन वगैरह. जब इसमें प्राइस कंट्रोल होने लग जाते हैं तो ये नया ड्रग ले आते हैं. ये पॉलिसी रहती है. हाँ, थर्ड फेज अभी इसका थर्ड फेज ट्रायल वगैरह हुए नहीं इसके वैक्सीन के ना. चलिए. Is this method is used for new drug discovery or in large scale industry? What about our Kashai Kalpanas? There are two questions. Is this method is used for new drug discovery or in large scale industry? जी सर, ये मेथड्स न्यू ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे ही मेथड जो मैंने आपको बताया न्यू ड्रग डिस्कवरी में होने चाहिए. और जो अभी तक हमने, जैसे मैंने अपने M.Pharm में PhD में करा, तो हम लोग ये काफी हद तक इसको हम लोग फॉलो करते हैं. क्योंकि हम लोग देखें इसके अंदर जो हमारे इन विट्रो स्टडीज हैं, इन विवो स्टडीज हैं, उसके पहले हमारी जो इन सिलिको स्टडीज हैं, तो जहाँ तक भी हम लोग हर्बल ड्रग में इसको हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरीके से तो जेनेटिक लेवल पे और प्रोटीजोम पे जाके हम लोग अभी उतने लेवल पे हर जगह पे काम नहीं कर रहे. लेकिन हाँ, हर ड्रग उस तरीके से नहीं, लेकिन जितने भी हमारी जरूरतें हैं हर्बल ड्रग को लेकर के, जैसे इन विट्रो स्टडीज हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विस है, ये सारी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. और ये होना भी चाहिए हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉलो हो. Attached question with this is what about our Kashai Kalpanas?
कषाय कल्पनाज वही हैं जो मैंने बताया आपको, जब मैं बीच में बता रहा था कि हमारे जो एक्सट्रैक्शन पैरामीटर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। जैसे जहाँ पे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, मॉडर्न मेडिसिन में हमारे हर्बल ड्रग्स में जो भी हमारे एक्सट्रैक्शन पैरामीटर्स हैं, कषाय बनाने के जो तरीके हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। और जो उसके एनालिसिस है और उसके जो एसेज हैं वो डेवलप होने बहुत जरूरी है, कि उसके एसेज होने चाहिए हमारे पास, कि ये आगे, ताकि हम उसको डिटरमिन कर पाएं कि वो उस मात्रा में डला हुआ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हम लोग उसको कर पाएं, तभी फिर हम आगे उसको इसी प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। Okay. Is phase 0 animal, in vitro and in vivo only? ये सर इन फेज 0 एनिमल एंड इन विट्रो ही स्टडीज होती हैं एंड इन विवो ही होते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो फेज 1 है वो पेशेंट्स पे हमारा जब हम देना शुरू करते हैं तो वो पेशेंट्स पे 20 to 50 ह्यूमन वॉलंटियर्स पे हम लोग देते हैं। तो फेज उससे पहले के जितने फेजेस होते हैं वो हम लोग उसी पे करते हैं सर, एनिमल मॉडल्स पे करते हैं। एंड हम लोग देखते Now, हैं एफिकेसी ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडी जो है उसकी एफिकेसी क्या गई है। जी जी, thank you. And now one more question is Dr. Ravi Kaushik. सभी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरे क्वेश्चन थे, आपने सर ड्रग डेवलपमेंट के बारे में हमें बताया, तो सर आपने बताया कि हमें टारगेट सिलेक्शन करना है। तो सर टारगेट सिलेक्शन हम करेंगे तो मुझे लगता है कि टारगेट सिलेक्शन करने के लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली तो पैथोफिजियोलॉजी और दूसरी हमारी ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स। जो सर हम पैथोफिजियोलॉजी को टारगेट करके चल रहे हैं, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सर ऐसा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो डिपॉजिट हो रहा है वहां पे, तो हमें उस इम्यून कॉम्प्लेक्स को बनने से रोकना है। सर हम जब अपने ड्रग डेवलपमेंट के पर्पज से अपनी हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे तो किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के किस आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएं कि कौन सी ड्रग हमारे पास कोई मॉडर्न वाला वो तो है नहीं कि पूरी तरह से उसके केमिकल कंपोजिशन से हम बता सकते हैं कि हमें रोकेगा। हम क्या पैरामीटर्स डिसाइड करें कि अपनी हाइपोथेसिस को डिजाइन कर सके कि हमारी कौन सी ड्रग वहां पे, जैसे कि सर सोचा कि गुडुची इसमें ऑटो इम्यूनिटी में वर्क करती है, हमने ये बिना किसी उसके पहले कैसे हाइपोथेसिस में कैसे डिजाइन किया इस बात को कि गुडुची हमारी वर्क करेगी वहां पे। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। रोमेटाइड के लिए अभी हाँ आयुर्वेदिक में हमारे पास क्लियर मोड ऑफ एक्शन है, वो कहते हैं आप बात में बहुत इफेक्टिव है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस पर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसमें पहले आपको मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी जो रोमेटाइड अर्थराइटिस की जो पैथोफिजियोलॉजी है जो आपने बताया कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसके इन विट्रो मॉडल्स क्या क्या हैं। तो इन विट्रो मॉडल्स हमें निकालने पड़ेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको हम इन विट्रो लैब में कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हमने वो एक बार कर लिया, फिर हम अपने जो जितने भी हर्बल ड्रग्स हैं, जैसे आपने अगर मान लो हमारे तो मेरे जब मैंने क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए सिलेक्ट करने थे तो मेरे पास 30 से 40 हर्ब्स थी जो मेरी इफेक्टिव थी। अब मुझे कैसे पता है मैं कहाँ पे जाके टारगेट करूँ, और उसमें जितने भी किडनी के लिए हमने देखा तो वो बता रहा था कि एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है जिसकी वजह से रिजल्ट आता है। लेकिन फिर मैंने और भी सर्वे किया तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ एक मैंने ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का निकाला, क्योंकि हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो भी किडनी डिजीज होता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के ऊपर टारगेट किया जाके कि इन विट्रो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की किट आती है, तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के ऊपर हमने टारगेट करते हुए अपने हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को स्क्रीनिंग करी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी ली, एंटीऑक्सीडेंट भी लैब में हो जाती है इजीली। तो कुछ हमें ऐसे मॉडल्स इजीली जो इन विट्रो हो जाएं, ऐसे मॉडल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। रोमेटाइड अर्थराइटिस में भी मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ जरूर, अगर मैं आपकी आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट, कि ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हम लोग लैब में करके और इसको हम लोग मल्टीपल प्लांट स्क्रीनिंग हम लोग कर सकते हैं, ताकि आप लोग उसको फिर आगे कुछ प्लांट्स पे आए फिर हम आगे उसको डिटेल्ड में लेके जाएं। थैंक यू सर। सर एक इसमें, हेलो, हाँ बोलिए सर एक हम ये कोविड की बात कर रहे थे, तो सर कोविड का जब भी हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं आयुर्वेद में पर्पज में कि सभी लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी गुरुची इम्यूनिटी बढ़ा रही है, वो सब चीजें हैं। सर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जब कोविड की हम बात करते हैं तो कोविड में जो एस स्पाइक प्रोटीन है वो न्यूमोसाइट्स के साथ जुड़ रही है, तो हमारा सर टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम कोई ऐसा कंपोजिशन अपने उसमें देखें, एलिमेंट देखें अपनी ड्रग्स में कोई ऐसा जिसकी एफिनिटी एस स्पाइक प्रोटीन से ज्यादा हो न्यूमोसाइट्स की तुलना में। तो सर हमने ये बात वहां पे क्यों नहीं की? हमने केवल ये क्यों कहा कि हमारी ड्रग्स इम्यूनिटी बढ़ा रही है? हमारे पास ऐसे कोई पैरामीटर नहीं थे जो हम इस बात को डिफाइन कर सके कि ये जो इफेक्टिव
इसकी जो कंपैरेटिव एफिनिटी है वो टारगेट हो हमारे उसमें। बिल्कुल सर, इसके लिए सर हमारे अभी वही है जो ये आप बता रहे हो, ये जो स्टडीज हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसको फिर हमें लैब में इसको सिमुलेट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसमें एक ह्यूमन बॉडी में तो ये ढूंढ नहीं सकते कि ये कितने लेवल पे जाके उसको इनहिबिट कर रहा है या उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहा है। तो हमें इसको लैब में मॉडल बनाना पड़ेगा उसका पहले। तो वो लैब में मॉडल अभी जैसे अभी नया पहली बार पता लगा कि ये तो कॉम्प्लेक्स है ऐसा कुछ, फिर उसका हमें लैब में जब मॉडल मिलेगा तब हम उसको टेस्ट कर सकते हैं अपने हर्बल ड्रग को। और हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सिर्फ वो इम्यूनिटी हम बात करें वो गलत है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी आपको बताया कि हमारा एक गैल्ट है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, जिसकी वजह से हमारे जो हम गट एसोसिएटेड में हम लोग माइक्रोफाइगोसाइटोसिस को बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो फ्रेश जिंजर है, जहां तक बात करें वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर नहीं है, जबकि वो हमारे को प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया होता है उसकी लेंथ को बढ़ाता है। ये स्टडीज हैं, अब वो स्टडीज हैं क्योंकि हमारे ने करके देखा। अब ये जो मॉडल आप बता रहे हो जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है और जो प्रोटीन जो वायरस के ऊपर है, इसको हमें लैब में एक बार इसके मॉडल्स लाने पड़ेंगे। अगर ये मॉडल्स अवेलेबल हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, तो उसके बाद ही हम अपने हर्बल ड्रग उस पर टेस्ट कर सकेंगे कि ये है या नहीं। क्योंकि अभी हम बाकी एक्टिविटीज की बात करें तो उनकी सबकी किट्स आती हैं, किसी के कुछ आता है किसी के कुछ आता है, तो हम लोग देख सकते हैं। इसका अभी क्योंकि रिलेटिवली न्यू डिजीज है और वायरस नया है, तो उसके आने में थोड़ा सा समय लगेगा। सर एक क्वेश्चन और था सर, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज में सर हम जो टारगेट बनाना चाहते हैं उसमें हम ग्लाइकोजिलेटेड प्रोडक्ट को टारगेट बनाना चाह रहे हैं कि जो ग्लाइकोजिलेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं उन्हें हम टारगेट बना रहे हैं कि उनको किसी तरह रोके, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आगे डेवलप होंगे उनका मेन आधार शायद वही होगा ग्लाइकोजिलेटेड प्रोडक्ट ही। तो सर इसमें हम अपनी कोई भी ड्रग डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली शायद विजयसार और दारू हरिद्रा अच्छा वर्क करती है इसके लिए, तो सर हम मॉडर्न वहां से पैथोफिजियोलॉजी तो हमने उठा ली कि हम ग्लाइकोजिलेटेड प्रोडक्ट को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर हम उसको कैसे समझा पाएंगे उनकी फार्माकोडायनेमिक्स की तरीके से कि इस तरह से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, हमारा विजयसार दारू हरिद्रा ये काम कर रही है इस वजह से कर रही है, उसको सर हम कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ जी सर, इसके अंदर भी हमारे जो आपने बताया विजयसार है और दारू हरिद्र है, तो इसके अंदर जो हमारे जैसे दारू हरिद्र ही ले लें तो उसके अंदर एक बर्बेरिन होता है, तो बर्बेरिन तो DPP-4 इनहिबिटर है। और अगर हमारे हेलो हेलो हाँ आ रही सर, आ रही, बोलिए बोलिए सर। तो हमारे जैसे दारू हरिद्र है तो उसके अंदर बर्बेरिन हमारा एक एक्टिव कंपाउंड है, तो आपको एक्टिव दारू, लेकिन बर्बेरिन जो है वो DPP-4 इनहिबिटर है, तो दारू हरिद्र में ही कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल होंगे, फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होंगे जो कि डायबिटीज में भी काम कर रहे हैं। तो वो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वो आइडेंटिफाई तभी होंगे जब हम पहले हम हर्बल एक्सट्रैक्ट को लें। उस हर्बल एक्सट्रैक्ट वो जो एक्टिव फाइटोकेमिकल कंपाउंड है उसकी मात्रा को हम लोग देखें, फिर हम उसकी जो है पहले मैंने ये भी बताया इन सिलिको स्टडीज हैं। अगर कोई एंजाइमेटिक लेवल पे स्टडी है तो हम लोग जो मान लो दारू हरिद्र के अंदर 10 फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, हमें लग रहा है जो एक्टिव हैं और जो काम करेंगे, तो हम उसके अगेंस्ट इन सिलिको स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब वहां पे उस एंजाइम पे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये काम, वो कंप्यूटर का ही काम होता है कि हमारा एक केमिकल स्ट्रक्चर ले लेता है वो हमारे फाइटोकेमिकल कंपाउंड जो हमारे हर्बल एक्सट्रैक्ट में है उसका, और जिसको हमारा टारगेट है हम उससे फिर उसकी एफिनिटी को चेक करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन आता है, उसकी एफिनिटी को हम लोग चेक करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वेदर ये उस पर जाके काम करेगा भी नहीं करेगा जो हम सोच रहे हैं। तो जो हम सोच रहे हैं तो उसको हमें वैलिडेट उससे हम कर सकते हैं। और भी मॉडल्स हैं जो कि हम इन विट्रो चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें एक्टिव फाइटोकेमिकल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बता सकते। तो वो जैसे दारू हरिद्र में बर्बेरिन है, वैसे ही विजयसार में टेरोकार्पस मार्सुपियम में टेरोकार्पिन है, मार्सुपिन है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि हैं। फिर उनको हमें ये उससे कोरिलेट करना पड़ेगा कि ये काम उस लेवल पे जाके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर हम आगे इसकी स्टडीज इन विट्रो इन विवो ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर संचित शर्मा जी फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ पूरी विश्व आयुर्वेद परिषद की टीम की तरफ से कि आपने और बहुत अच्छे से आपने सारा सेशन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर विनोद जी, थैंक यू विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी मेंबर्स को मेरा पूरा धन्यवाद सुनने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डॉक्टर देवेंद्र जी जी थैंक्स डॉक्टर संचित शर्मा जी
आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर प्रेजेंट किया और साथ में बच्चों की जिज्ञासाओं को भी बहुत अच्छे से समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नाइस, आभार। अब मैं हमारे अगर कोई भी असिस्टेंस होगी तो हमारे लेवल से हम लोग कोई क्वेश्चन है, जैसे डॉक्टर रवि जी ने पूछा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस पे, हम लोग रूमेटाइड का उन्होंने पूछा, तो इस पे हम लोग मॉडल सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जरूर, अगर डॉक्टर रवि जी को आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा तो मैं उनको जरूर इस पे आगे उनके साथ मिलके हम लोग कर सकते हैं। श्योर सर, हम ये काम करेंगे सर, आपका नंबर उनको डाल देंगे, दे देंगे और वो आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स को इतना कहना चाहूंगा कि हमने सभी हमारे स्पीकर्स के नंबर, डेली का जो प्रोग्राम हम डालते हैं उसमें सबके नंबर डले हुए, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी आपको हेल्प करेंगे। हाँ देवेंद्र जी सर। जी हाँ, तो हमारे बीच में आज हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय कार्यालय प्रमुख और विश्व आयुर्वेद परिषद के यूपी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं ब्लेसिंग देने के लिए। सर नमस्ते सर, सर का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और सर का जो है आभार व्यक्त करता हूं कि सर हमारे ब्लेसिंग्स देने के लिए हमें यहाँ पर उपस्थित है। अपने वैल्यूएबल समय में से उन्होंने समय निकाला हमारे लिए, तो मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सर, प्लीज सर। थैंक यू डॉक्टर चाहर जी। आज ब्लेसिंग्स के लिए आपने मुझे बुलाया तो ऐसा लगने लगा मुझे कि मैं अब शायद बूढ़ा हो गया हूँ, तो जबकि मैं अपने आप को मैं अपने आप को बूढ़ा मानता नहीं हूँ। तो एक तो साधुवाद पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को कि जिन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट बनाया और इतने अच्छे ढंग से इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। पिछले 7 तारीख से आरंभ हुआ था, आज 5वां छठा दिन है। और उससे भी बड़ी बात जो हमारे अटेंडीज हैं उनके लिए ये है कि जो स्पीकर्स हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनको चूज करने में और उनके लिए टॉपिक अलॉट करने में जो अद्भुत सामंजस्य और डिमांड ऑफ द डे जिसको हम कह सकते हैं वो रखा गया है। ये बहुत दिनों के बाद में हम किसी प्रोग्राम में ऐसा देख रहे हैं कि विषय वस्तु और विषय वस्तु विशेषज्ञ, इनका चयन जो है बहुत ही ढंग से किया गया है। और मैं कई सेशंस में जुड़ा रहा हूं एक साइलेंट लिसनर और पार्टिसिपेंट्स की हैसियत से। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जो और विशेष बात मुझे इस प्रोग्राम में लग रही है अन्य प्रोग्रामों के मुकाबले में, कि क्वेश्चन सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। अदरवाइज तो जितनी भी वेबिनार्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आवर्स जो है वो 1 या 2 क्वेश्चंस ही आ पाते हैं, उससे अधिक क्वेश्चंस नहीं आते। चैट बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले लगातार जितने भी दिनों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं मिस किया डॉक्टर गालिब का, मैं सुनना चाहता था लेकिन कहीं दूसरी जगह में व्यस्त था, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संचित जी को बहुत धन्यवाद, आभार इनका कि परिषद के कार्यक्रम में आए। और इनसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा और अपने आयोजकों से भी करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब संचित जी को बुलाएं तो हम चाहेंगे कि इनका अपना जो रिसर्च प्रोटोकॉल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे रहा है, फॉर एग्जांपल फिफाट्रोल का रहा है, या पर्टिकुलरली केएफटी के नीरी केएफटी का कंसीव करने से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट तक जो जो स्टेजेस पर इन लोगों ने रिसर्च किया, वो डेफिनेटली एक आई ओपनिंग सभी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए होगा कि ड्रग डेवलपमेंट वास्तव में किया कैसे जाता है। ये सर हम कर सकते हैं सर। कितने लंबे समय तक केएफटी के जो मेन इंग्रेडिएंट नीरी के अलावा हैं, इन्होंने अपने परिवार में या अपने नियर डियरर पे यूज करने के बाद उनको साइंटिफिकली वैलिडेट किया। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स 70-80 जो जुड़े हुए हैं, कि लगभग सभी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। लेकिन मैंने कई फार्मेसीज को व्यक्तिगत रूप से देखा जो डेडिकेटेड विंग एमिल में मैंने देखी। डॉक्टर अनिल शर्मा जी की गाइडेंस में जिस तरीके का डेवलपमेंट एमिल ने अपने ड्रग डेवलपमेंट में किया है वो एप्रिसिएबल है। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है इन दोनों लोगों से बहुत बार मिलने का और ये टेक्निकली सारी बातें भी सोचने का। मैं
वैसे तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ विचार रख सकूं, लेकिन अभी डॉक्टर रवि कौशिक जी ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उस संदर्भ में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जब हमारा रिसर्च प्रोटोकॉल, हमारे पीजी स्कॉलर्स या पोस्ट डॉक्टरल बच्चे जाते हैं, चूंकि पैटर्न इस तरीके का ही बना हुआ है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के साथ जाना होता है, लेकिन अगर इस रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप के माध्यम से ऐसा कुछ संदेश जा सके कि जो हमारे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको आधार बनाकर हम रिसर्च मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो शायद आयुर्वेद के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी बात आई है कि कोविड में एस प्रोटीन की वजह से ये सारा होता, हम अगर संप्राप्ति विघटन जो एक बहुत छोटा सा एक टूल है डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का, तो वो उसको किसी तरीके से हम अगर कोरिलेट कर सके, नंबर 1। नंबर 2, संचित जी और एमिल या दूसरी अन्य जो बड़ी कंपनीज हैं जो रिसर्च में अपना इंटरेस्ट रखती हैं, तो फार्माकोडायनेमिक्स तो हमारे फॉर्मुलेशंस की प्राय पता चल जाती है कि ये कॉम्बिनेशन हमारा है, इसमें 1 2 3 4 5 ये हर्ब्स हैं, इन हर्ब्स के पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस डिजीज में ऐसे काम करते हैं, लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। फार्माकोडायनेमिक्स के बाद अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स में चले जाएं तो ना तो कोई हमसे ये कहेगा कि आपको किसी वैलिडिटी की जरूरत है, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन ड्रग का कैसे होता है, उसका इंटीग्रेशन होने के बाद में सेल टू सेल किस तरीके से वो काम करती है, कितनी डोज में किस लेवल पर जाकर काम करती है, उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, ये सारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। जितनी भी मॉडर्न की ड्रग्स होती हैं वो सब फार्माकोकाइनेटिक्स के थ्रू गुजरती हैं। धीरे धीरे इसमें काम हो रहा है और ज्यादा काम की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों का पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने सारे रिसोर्स पर्संस का आभार व्यक्त करता हूं और पार्टिसिपेंट्स का भी नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद हमें मिला। अब मैं वोट फॉर थैंक्स के लिए डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं। हेलो, आप आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर विनोद जी, डॉक्टर अश्विनी जी जुड़े हुए हैं नहीं? डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी सर, आज की दोनों सेशन हमारे कंप्लीट हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और सर का लास्ट में मैं ब्लेसिंग बहुत जो है हमारे मोटिवेशन हमारे लिए मोटिवेटेड है, तो उसके बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी शर्मा सर हैं क्या, जुड़े हुए हैं क्या विनोद जी? नहीं है सर, जुड़े हुए नहीं। तो डॉक्टर विनोद गौतम जी को मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है वोट्स ऑफ थैंक्स जो है वो करें। धन्यवाद सर। आज का सत्र और पूरा दोनों सत्र बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए और हमें आज हमारे 2 विश्व आयुर्वेद परिषद की, जिन्हें कह सकते हैं हम हमारी मार्गदर्शक और महान हस्तियां, प्रोफेसर बलदेव कुमार धीमान सर जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर है कुरुक्षेत्र आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, और अंत में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी का हमें आज मार्गदर्शन मिला, आशीर्वचन मिले। इसके लिए मैं उन दोनों महानुभूतियों का आभार व्यक्त करता हूं। विश्व आयुर्वेद परिषद की राजस्थान की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो आज के जो सेशन थे, जिनमें डॉक्टर गालिब और डॉक्टर संचित शर्मा जी, इन दोनों ने अपने अपने आवंटित विषयों को बहुत अच्छे से पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा और सभी की प्रश्नोत्तरी और उनकी जो भी क्वेरीज थी उन सब शंकाओं का समाधान किया। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा सर दोनों का। मैं आप दोनों का पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद की टीम की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर महेश जी व्यास सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम ये कार्य कर पाए, हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के अध्यक्ष किशोरी लाल जी सर का, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम ये कार्य कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का होने के नाते मैं मेरी सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो कार्य कर रही है, देवेंद्र जी 4 सर है, हमारे कन्वेनर हैं, राहुल पारा सर जी हैं, महेश इंदिरा जी हैं, और उदयपुर की जो टीम है कमलेश जी सर हैं, अश्विनी जी सर हैं, सबने मिलके जो भी पार्टिसिपेशन इसमें किया उन सबका मैं पूरे तहे दिल से
व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें हमारे बहुत जाने माने फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो कि इस पूरी एज ए पार्टिसिपेंट इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी मैं पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सारे हमारे स्कॉलर्स का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक्स डॉक्टर विनोद जी। अब कल्याण मंत्र के लिए मैं डॉक्टर महेश इंद्रा जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रोग्राम के अंत में इस कल्याण मंत्र कराएं। डॉक्टर महेश इंद्रा जी। सभी अनम्यूट करके एक साथ में कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ ही दोहराएंगे सभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब प्रोग्राम के अंत में मैं हमारे जो फैकल्टी के मेंबर जुड़े हुए हैं राजस्थान से बाहर के, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना इस प्रोग्राम से रिलेटेड अपने वैल्यूएबल फीडबैक, सजेशंस जो भी देना चाहें, उनका सादर स्वागत है। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी हैं या हमारे प्री पीजी स्कॉलर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जो कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हो? हेलो जी जी। नमस्ते sir. नमस्ते। I am Dr. Payal Suryavanshi. I have completed my UG and MD in Rog Nidan from Government Ayurved College Nagpur and now working in Gangaputra Ayurved College, Jind, Haryana. सर ये पूरी लेक्चर सीरीज जो शुरू से है, पूरे सारे लेक्चर मैंने अटेंड किए हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमें सीखने को मिले। मतलब मेरा MD कंप्लीट हुआ है लेकिन फिर भी बहुत सारी नई चीजें मिली है सीखने के लिए जी। और सर मैं ये चाहती हूँ कि इसके आगे भी ऐसे और लेक्चर सीरीज रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड रहे और हमें उसका अच्छे से बेनिफिट मिले। तो और भी आप ऐसे लेक्चर सीरीज जब भी अरेंज करोगे तो ऐसे ही तरीके से करो सो दैट हमें अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। और उसमें जी Thank you, जी डॉक्टर साहब, आगे भी इस तरीके की करने के विचार हैं। आप लोगों के मोटिवेशन रहेंगे, आप लोगों के सुझाव रहेंगे, वैसे हम आगे भी बढ़ेंगे। और कोई पार्टिसिपेंट्स बोलना चाहते हैं? हाँ विनोद जी, एक बात और याद दिला रहा था मैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। एमिल वालों ने जैसे अपनी भागीदारी की है जी, वैसे ही, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये विषय है, तो हमारी और भी जो कंपनियां हैं, चरक है, हमारा ड्रग्स है, जो भी आयुर्वेद की कंपनियां हैं,